आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल का 8वां एपिसोड आ चुका है। जरा पसर जाइए, आराम के मोड में आ जाइए। ये शो जरा लंबा होता है क्योंकि रायता भी यहाँ तफसील से फैलाया करते हैं। इसे फैलाने के लिए हर हफ्ते यहाँ जो 4 लोग जुटा करते हैं उनमें से 3 मौजूद हैं और 1 गायब है, तो सबके बारे में बात होगी आहिस्ता आहिस्ता। वेलकम टू 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। इस शो में क्या होता है, अलग अलग विषयों को हम छुआ करते हैं। कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, पाणिनी आनंद उर्फ बाबा, कुलदीप उर्फ सरदार, तो कुलदीप तो आज है नहीं, आज का सरदार मैं ही हूं, यानी नितिन ठाकुर। और हाँ, भागते घोड़ों की लगाम खींचने के लिए भी एक आदमी है हमारे पास, उनका नाम है ऋतुराज। तो बीच बीच में वैसी खबरें बताएंगे जो बड़ी तो नहीं बनती लेकिन अनोखी होने की वजह से हमारा ध्यान खींच लेती हैं। बिजार स्टोरीज की पोटली है उनके पास। आज जो बात होगी शुरू, वो होगी शहद से। गानों में शहद आता है, खबरों में भी शहद आने लगा है, तो आजकल शहद क्यों चर्चा में है उस पर बात करेंगे। फिर कुल्हड़ का जिक्र छेड़ेंगे, जो कभी जिंदगी का हिस्सा थे लेकिन अब उन्हें फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अवार्ड वापसी गैंग की बात बहुत हुआ करती थी और एक बार फिर होने लगी है। किसान आंदोलन में भी अवार्ड वापस होने लगे हैं। और अंत में एक वेब सीरीज आई है क्राउन, चौथा उसका सीजन आ चुका है। और प्रिंसेस डायना, जिनका बहुत नाम था 90 के दशकों में, उनको दिखाया गया है। तो कुछ का कहना है कि वैसी ही हैं जैसी थी इस सीरीज में, और कुछ का कहना है वैसी तो नहीं है। तो उस पर बड़ा हल्ला है, लेकिन पहले हालचाल ले लें। ताऊ से सबसे पहले शुरू कर दें, कहिए क्या हाल। नमस्कार, हालचाल ठीक है। हालचाल जैसा बोला जाता है ठीक ठाक है। इस बार देश में एक शहर में म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा है, उसकी राष्ट्रीय कवरेज हो रही है। राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता उस स्थानीय चुनाव में इस बार प्रचार कर रहे थे। हैदराबाद शहर का नाम है और उसे भाग्य नगर होने का भाग्य मिलेगा या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। पर अभी नतीजे चल रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट आधा उसमें भी है। और मैं बातचीत में जब मैं एक राष्ट्रीय मुसलमान भी हैं जिनसे की लड़ाई है। अंतरराष्ट्रीय शहर हो गया है वो, सिकंदराबाद हैदराबाद को मिलाकर जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसके रिजल्ट जो है वो ट्रिकल इन कर रहे हैं। बाय द वे वहां बैलेट पेपर से वोट हुआ था इस बार, तो रिजल्ट आने में देर लगेगी, तो सस्पेंस बना हुआ है। उससे मुझे, उन आंकड़ों से मुझे फुर्सत मिली है कि मैं आप लोगों के साथ अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इस हफ्ते का 3 ताल। बाबा ने भी कहा कि एक राष्ट्रीय मुसलमान भी हैं और कई राष्ट्रीय हिंदू भी पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही राष्ट्रीयकरण हो चुका है। राष्ट्र हर जगह घुस गया है मधु की तरह। तो इसलिए जब मधु पे चर्चा होगी तो राष्ट्र पे भी चर्चा होगी, क्योंकि कई राष्ट्रीय शहद भी जो है बदनाम हो गए हैं। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, लेकिन इन सबसे इतर जो ज्यादा राहत की और गंभीरता की दोनों की बातें हैं, जिसके बारे में मैं इस हफ्ते सोच रहा हूं, वो ये है कि सर्दी जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे नई तरह की दुश्वारियां आएंगी। और दिल्ली अभी एक दुर्ग में तब्दील है, जहां पे वार्ताकार वार्ता से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते बंद हैं, फलों सब्जियों की आमद बंद हैं। जिन्होंने बंद किया है उनके पास बंद करने के जायज कारण हैं और सत्ता के हाथ में उनके निवारण हैं, लेकिन वो कहाँ पहुंचेगी कहानी ये पता नहीं है। दूसरी चिंता ये है कि टेस्ट की संख्या बढ़ गई है और पॉजिटिविटी रेट नीचे आ गया है। ये कई सारे व्याघ्रों को पुनः उत्साहित करेगा और ये सारे व्याघ्र जो है पुनः क्रिसमसातुर हो करके या नववर्षातुर हो करके पुनर्मूसको भव वाली स्थिति में ना चले जाएं, जैसे कि ये दिवाली और छठ पे चले गए थे। ये बहुत चिंता की बात है। तो जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, मैं थोड़ा दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहीं लौटती हुई खबर लहर से हम ये ना अंदाजा लगा लें कि दूसरा थपेड़ा आने को इनकार कर देगा। सावधान रहने की बहुत जरूरत है, हद से ज्यादा जरूरी है कि सावधान रहें, क्योंकि इस बार जब कोरोना बढ़ा है तो बहुत सारी मौतें अपने साथ लेके आया है
और मौत कोरोना की मेरी समझ में दुनिया की सबसे कुरूप मृत्यु है, जिसमें कि मिट्टी, दाह, संस्कार, कर्मकांड, अश्रु, स्पर्श सब जो है दक्षिण लग जाता है भैया। तो इसलिए थोड़ा सा सुरक्षित रहें, अति उत्साहित ना हो। और आपने बात जब ये छेड़ी ना कि अभी दूसरी लहर नहीं आएगी, थपेड़ा नहीं आएगा, ऐसा ना सोचें, तो मुझे एक खबर की याद आई। अभी कल परसों एक खबर आ रही थी कि नकली वैक्सीन भी आने वाली हैं, तो लोग जरा सावधान रहें। वैक्सीन की हड़बड़ी में नकली वैक्सीन ना खरीद लें, नकली वैक्सीन ना लगवा लें, और नकली वैक्सीन। हाँ, वैसे मेरा मानना है कि नकली वैक्सीन से कम नुकसान होगा, असली से ज्यादा होगा। आप देखिएगा भविष्य में। लेकिन इंटरपोल ने तो जो है ऑरेंज कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है सभी देशों को। और नकली से मुझे याद आया, सब कुछ नकली होने लगा है। शहद भी, इसके शुद्ध होने की बड़ी बड़ी कंपनियां गारंटी देती थी। तो ताऊ जरा बताइए, कहां तक नकली होंगे हम? एक बाबा जी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने इनफैक्ट शहद के मार्केट को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया, यही कहते हुए कि जो आप ये व्यापारियों द्वारा बनाए गए शहद लेते हो वो अशुद्ध है। मैं आयुर्वेदिक तरीके से और असली जो शहद जहां होता है वहां से आपको शहद दूंगा। उनकी शहद भी में भी शायद चीनी पाई गई, शुगर सिरप डाल के वो बनाया जाता है, कोई चाइनीज चीज आती है और सारे टेस्ट में भी पास कर जाता है वो। आप ये सोचो कि नकलची वाले कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, और इतना खर्चा करते तो असली क्यों नहीं बना लेते है ना। लेकिन ऑब्वियसली बहुत मार्जिन होगा उनका। अब दिक्कत ये है कि जो 13-14 ब्रांड टेस्ट किए गए 15, उसमें सिर्फ 3 निकले सही, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है बाय द वे। और जो पॉपुलर ब्रांड है सारे हो गया। हाँ, और जब से कोरोना आया है तब से लोगों ने मुझे भी बोला था कि यार आप ना शहद खाइए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, गले के लिए अच्छा होता है, औषधि भी है और एक मिठास भी है। मैं इनफैक्ट चाय में भी शहद ही लेता हूँ। दिक्कत ये है कि इस देश में ना किसी भी चीज की शुद्धता की गारंटी नहीं रह गई है। ना आदमी शुद्ध है, ना उसके विचार शुद्ध हैं, और न कुछ भी। मतलब चावल हो, जीरा हो, जीरे में घोड़े की लीद मिलाने वाले लोग हम, मतलब कहाँ जाए। एनसीआर में बैठे हैं तो हवा शुद्ध नहीं जो हम ले रहे हैं। हाँ, दूध देख लो आप, मतलब नकली। आप जो कहते हैं, हम हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा मदर डेयरी का दूध में पता नहीं क्या भरोसा। तो जिससे लेते थे, एक जो गांव का आदमी आता था, वो मदर डेयरी से भी खराब दूध देके जाता था। तो वो यकीन जो है ना पहले कि गांव से सीधे ग्वाले जो गाय वाला है उससे ले लेंगे दूध तो वो शुद्ध होगा, उसमें भी खामियां हैं। तो ये अब डंडी मारने वाले मुल्क हैं हम, पहले ही गम तोलने वाले और मिलावट करने वाले। मिलावट की कहानी क्या बताएं। तो इसमें भी वैसे राष्ट्र आ गया। मैं बता दूं, अभी हम राष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, वो जो पकड़े गए हैं नकली कहने पे कि भाई आप तो नकली बनाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देशी कंपनियों को और हमारी देश की इंडस्ट्री को हर्ट करने की कोशिशें हैं ये। क्या कहते हैं बाबा? बिल्कुल हर्ट तो करने की कोशिश ही है, क्योंकि देसी आंतों में शुद्ध हजम करने की कुव्वत बची नहीं है। अगर किसी को आप 1 कप देसी घी सही वाला पिला दीजिए तो वो 3 दिन तक नॉर्फ्लॉक्स टीजेड खाता रहेगा। हालत ये हो गई है लोगों की। हाँ, हमारा जो स्वभाव है उसमें नकलीपन इस स्तर तक घुस चुका है। मिलावट जो है ना, वो हमारे संस्कार में इस तरह से है कि आप कभी अगर काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर में आप दर्शन करने की कोशिश करें कि बाबा को जल चढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे कि फूल की दुकानों पे मिट्टी के कुल्हड़ों में, जो कि कलशाकृति लिए हुए हैं, उनमें दूध है। वो दूध जो है वो चाय के पतीले में चढ़े हुए पानी मिश्रित दूध से भी पतला होता है। तो आप इससे प्रतिशत निकालिए कि देश में अगर आस्था और ईश्वर जिसके पास आप एकदम निर्मल होके जाते हैं, अगर वहां पे मिलावट का प्रतिशत इतना है तो फिर बाकी जगहों पे क्या होगा। दूसरा एक चीज इसमें इन सारे आद्योपांत चर्चाओं से इतर जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि शुद्धता का केवल एक प्रमाण होता है और एक ही जगह शुद्धता की गारंटी हो सकती है। वो उसी तरह से होती है जिस तरह से कि माँ कहती है कि ये संतान मेरी है, क्योंकि माँ को पता होता है कि वो संतान उसकी है। शुद्धता भी वैसी ही होती है, जो आप स्वयं पैदा करेंगे वही शुद्ध है।
जो कभी भी कहीं से भी बाहर से आएगा, चाहे वो चौराहे पे तली गई पकौड़ी हो, चाहे वो बाजार में किसी लंबी दाढ़ी और भगवा लुंगी वाले बाबा का बनाया हुआ शहद हो, चाहे किसी बहुत बड़े श्वेत क्रांति के मिशन से पैदा हुई डेयरी के चेनों से निकला हुआ पनीर या दूध हो, इन सब में हमेशा संदेह और संभावना दोनों रहेंगी मिलावट की। संदेह इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि इन्हीं सारी डेयरियों ने कहा कि जो ग्वाला है वो आपको जहर दे रहा है, और अब वो ग्वाले ये कह रहे हैं, जैसे ताऊ ने बताया कि ये जो डेयरियों का प्रोडक्ट है इसमें जहर है, आप हमसे लीजिए, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एक नई बीमारी है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि दाल को थोड़ी सी भूसी के साथ में 950 ग्राम दाल, 50 किलो कचरा एक पैकेट में पैक कीजिए, खादी के पैकेट में डालिए, उसके ऊपर मुहर लगाइए ऑर्गेनिक, और वो ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक होने जैसी अवयवता जो है वो मिलती नहीं है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, शहद अगर आपके बाग का है, सरसों अगर आपके खेत की है, घी अगर आपकी गाय का है, तो उनमें शुद्धता की गुंजाइश है। एक स्तर पे एक स्क्रूटनी हो सकती है। मैं ऐसी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करता रहता हूं और मसालची हूं इस मामले में। मसाले वसाले, घी, शहद, ये सारी चीजें मैं अपने घर से 600 किलोमीटर से ढो के अभी भी लाता रहता हूं। आज तक मैं शहद खरीद नहीं पाया शहर में, पता नहीं क्यों, इतनी बड़ी बड़ी गारंटियों, जिम्मेदारियों के बावजूद। पिताजी हमारे च्यवनप्राश बनवाते थे, तब तक हमने खूब च्यवनप्राश खाया। उसके बाद 20 साल हो गया है, च्यवनप्राश आधा किलो का डिब्बा भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाए। संकट ये है कि वहां पे एक तो ये कितने लोग कर सकते हैं कि वो शहद और घी और तेल और मसाले घर से लेके आएंगे, वो संभव नहीं है। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास इसके लिए समय नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे हम गेहूं और चावल में पड़ रहे यूरिया को अपने खेतों में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो वैसे ही जा ही रहा है, उसको तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाय का दूध तो हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ है कि हाँ वो सही है। अब इसमें मसला क्या है, इसको इस तरह समझना चाहिए कि जैसे बाबा ताऊ ने बताया अभी कि काहे की लीद और काहे का ईंट और काहे का पत्थर मिला करके कैसे कैसे मसाले बन रहे हैं। आप खड़े मसाले खरीदिए, उनको खुद घर पे भून के बनाने की, पीस के रखने की परंपरा डालिए। डिब्बे पे आश्रित मत रहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप घर में खुद घी बनाएं, क्योंकि जो दूध आप ले रहे हैं उससे मलाई से संचित करके बनाने की कोशिश करें। और थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा गांवों तक जाइए। केवल पिकनिक के लिए साल में एक बार बच्चों को स्कूल की बस में बैठा करके, एंड दिस इज पोटैटो प्लांट, दिस इज मैंगो ट्री। और कुछ लोग तो हमारे जैसे हैं, मैं रोक रहा हूँ, पितृ पूजा करने जाते हैं बस साल में एक बार। तो वो भी अगर पितृ पूजा या छठ में भी जा रहे हैं तो अपना राशन अपना लग पहन के चलो, ले आओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो चक्की का जो कुटा हुआ धान है, उसका जो चावल है, उसमें फाइबर है, उसमें जो आप लोग आजकल वो कौन सा राइस ब्रान तेल खाते हैं ना खरीद के अलग से, वो ऑलरेडी चावल की चमड़ी में होता है। अगर वो चक्की का कुटा हुआ हो, उसका उपयोग आप करना नहीं चाहते, आपको चाहिए लंबा सुरसुरा, गर्दन में सरक के एकदम चाउमीन के तोड़े हुए गुटकों जैसा लंबा चावल, जिसमें ना स्वाद है, ना मिठास है, ना खुशबू है, कुछ नहीं है। आप भूसा खा रहे हैं भाई, कब तक भूसा खाएंगे? संकट यही है कि हम जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में साधनों को घेरते घेरते पहुंच गए हैं, वहां पे शुद्ध की तरफ बढ़ पाना संभव नहीं है। और हाँ, तो मधुमक्खियों पे भी शक होता है मुझे, वो भी सही शहद दे रही है कि नहीं दे रही, पता नहीं। बिल्कुल, जबकि लोगों को नकली फूलों पर बैठकर तो नहीं आ रही। हाँ। लोगों को पता नहीं है कि एक ही बाग में होने वाली मधुमक्खी साल में 3 रंग के शहद देती है, एक ही मधुमक्खी। क्योंकि बारिश के बाद के फूलों से बना हुआ मधु, उसका स्वाद अलग है। गर्मी में आम के बौरों से इकट्ठा किया गया मधु, उसका टेस्ट अलग है। और गेहूं और उसके साथ में बोई हुई तुइया सरसों के फूलों से इकट्ठा किया गया पराग, उसका गंध, उसका फ्लेवर, उसका रंग अलग है। मधु अलग है, जंगल की मक्खी के रंग के शहद अलग है, शहरुआ मक्खी के रंग अलग है। ठीक उसी तरह से जैसे मुर्गे और बकरे में फर्क है, उसी तरह से फर्क है भाई साहब ऑर्गेनिक तरीके से खेती किए हुए शहद में और खुद ऑब्टेन किए हुए शहद में, जो आप खुद बाग में या जंगल में जाके कलेक्ट करें। लेकिन वो संभव नहीं।
क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने उस विन्यास को होते हुए भी खत्म कर दिया। और ये वो चीजें हैं जो भूमंडलीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से एक समय में लड़ी थी। आपके यहाँ आकर के हैमबर्गर नहीं रहा, आपके यहाँ के केएफसी नहीं रहा, आपके यहाँ मैकडी नहीं रह गया। सबको करी पत्ता डालना पड़ा, सबको मटन 2 प्याजा टॉपिंग्स बनानी पड़ी, कीमा 2 प्याजा टॉपिंग्स बनानी पड़ी, चिकन टिक्का पिज्जा, डबल चीज क्रस्ट को क्या कितनी दुनिया जहान की एक ऑथेंटिक पेपरोनी पिज्जा आता था डोमिनोज का, वो भी आना बंद हो गया भाई साहब। क्योंकि उसमें एक ऐसा जीव है जिसको हमारे यहाँ पूजा पद्धति वाले वाराह कहते हैं और बाकी लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वो पेपरोनी बंद हो गया जो असली पिज्जा था, और बाकी के सारी भसौ जो है हम लोग को मिल रही। तो इन्हीं चीजों ने बचाया था, लेकिन इन्हीं चीजों से निकल करके हम इतना अपना घुसेड़ा स्वयं कर चुके हैं कि हमने अपने पिसान में स्वयं रेत मिलाई है, और हम चाहते हैं कि दांत के नीचे खसखसाए नहीं। तो संभव नहीं भाई साहब। ये तो मधु उतारे हैं क्या बाबा कभी भट्टे पे चढ़ के या पेड़ पे चढ़ के? कला है वो। मधु उतारने में तो नहीं रहे हैं, मधु उतारने के साक्षी कई बार रहे हैं। क्योंकि अगर उसके साक्षी नहीं रहेंगे ना, तो उसमें वहीं बाद में पेड़ से नीचे उतरते उतरते मिलावट हो जाती है भाई साहब। इतना? हाँ, मतलब मैंने एक बार कोशिश की थी। छत्ते का एक हिस्सा, छत्ते को जब तोड़ते हैं तो वो उसमें 2-3 प्लेट्स होती हैं, ठीक उस तरह की प्लेट्स होती हैं जैसे आपने जीप के आगे देखा होगा ठंडा करने के लिए वो जो लगा होता है, या आपकी एसी की जो जाली होती है, या ट्रैक्टर के सामने आपने देखा होगा। वैसा ही एक उसको क्या कहते हैं आप लोग, कॉम्ब वेब कुछ कहते हैं ना अंग्रेजी में, उसके लिए क्या, हनी कॉम्ब, कूलर में भी आता है आजकल। हाँ, वो हनी कॉम्ब जो होता है उसकी प्लेट्स होती है। तो एक को प्लेट अगर केवल लेगा तो समझिए कि 3 पाव से 1.5 किलो घी शहद जो है तत्काल आपकी आंखों के सामने गायब हो गया। और कई छदरी लोग जो शहद उतारने वाले होते हैं वो कहते हैं कि एमा सब अंडा है, ये न जाई, एमा अंडा है, सब कुल खराब कह दी, ये कह के वो अलग करते हैं। तो शहद का भी एक विन्यास है उतारने का। मैंने स्वतः तो खुरपी से शहद नहीं काटा है डाल से, लेकिन कंबल ओढ़ करके मैं साक्षी जरूर रहा। हाँ, लेकिन ताऊ ने कोशिश की थी, बता। मैंने कोशिश की थी और मैंने भी इस तरह की कंबल और पन्नी वन्नी लगाए थे, और वही प्रेम बटी का मधुआ जब मतवारा ही कर दिया था मुझे, मतवारी मतलब जो पीछे पड़े वो मेरे, और जिधर जिधर भी छिद्र थे उधर उधर से घुस गए। और वो बचपन में, लड़कपन में वो काम किया था, जबकि एक दूसरे बच्चे ने उसमें एक बड़ी सी डंडी भी घुसेड़ी थी, उसका कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, उन्हें जो पसंद आता है उसके पीछे जाती है, उसका कुछ नहीं हुआ था। मैं पेड़ पे आधा चढ़ा हुआ था और मैंने अपने आप को प्रोटेक्शन में रखा था, लेकिन मेरे पीछे पड़ गई वो, और जिसने घुसेड़ा था उसको कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें, वो भी सही क्रिमिनल को ढूंढने में नाकाम रहे। मैं शहद के मोह में पकड़ा गया था। मक्खियों का हमला जो है वो क्लस्टर बम की तरह होता है, जहां गिराया। छोटे में बहुत दुबला हुआ करता था, और जहां तक लोग मुझे बताते हैं, फोटोग्राफी उस समय तो होती नहीं थी, मोबाइल फोन से कोई भी ले लेते, आज के दिनों में होता तो बहुत यादगार रहता। सब बताते थे कि मैं ऐसा फूला था, और खास करके मेरी आंख ऐसी फूली थी कि चिपक गई थी वो। सर मधुमक्खी और बिड़नी होता है एक पीले कलर का, हम लोग के साइड बिड़नी बोलते हैं, वो आंख पे जरूर काटती है। हमारे ततैया नहीं, मेरा यही खुला हुआ था। ततैया बोलते हैं उसको, बिरनी को, जिसको बिरनी बोल रहा है ऋतुराज। बिरनी की भी 3 जात हैं, एक भिनगी होती है, एक मिट्टी वाले में रहती है, और एक हलवाई के यहाँ पाई जाती है। तीनों की बहुत ही दुष्टा है। अच्छा, हम तो हलवाई वाले से बच के रहते थे और सोचते थे कि ये कैसा आदमी है, कैसी दोस्ती है, काट नहीं रहा। इतनी कटखनी वो नहीं होती। कटखनी ये होती है जो कि मिट्टी वाला छत्ता बनाती हैं आपके घरों में, या पत्तियों पे छोटे घोंसले बना के बिरनी बैठती है, और वो आंख मारती है, मतलब सीधे। अच्छा, हलवाई का जिक्र छिड़ा तो कुल्हड़ याद आ गए, और कुल्हड़ से जुड़ी एक खबर आई थी। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस खबर का जिक्र होगा। और उससे पहले लेकिन बिजार न्यूज का वक्त है। ऋतुराज हाथ उठा रहे, मुझे दिख रहा, आ ही रहा हूं। हमने सोचा कि हमने शुद्धता पे बात और अशुद्धता पे बात कर ही ली शहद की, तो सबको ये शुद्ध है 3 को छोड़कर, तो क्यों ना उन तीनों का नाम बता दिया जाए कि कौन शुद्ध है। तो एक सफोला का जो है उसकी शुद्धता की गारंटी मिली है। एक मार्कफेड सोहना करके आता है, उस कंपनी का शहद सही निकला है। और नेचर्स नेक्टर करके एक कंपनी है, उसका शहद सही निकला है। तो ये 3 कंपनियां हैं
जो ये जो गुणवत्ता वाली रेस थी ना, जो जिसमें ये तीनों पास हुए, बाकी एरा गैरा नत्थु खैरा जो भी है सब। हाँ, तो मैं इनकी भी शुद्धता की गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये पास हो गए। पास हो गए। पास हो गया, वो सयाना है। और ये अभी अभी पास हुए हैं और केवल शहद पास हुआ है, तो इन ब्रांड्स के बाकी चीजों की गुणवत्ता की गारंटी ये रिपोर्ट नहीं लेती है, नहीं लेती, ये कार्यक्रम भी नहीं लेता है। बिल्कुल। बताइए ऋतुराज जी, विज़ायर न्यूज की पोटली में से निकालिए एक नगीना। चलिए, तो एक खबर है, सबसे पहले अमेरिका चलते हैं, देश की बहुत बात हो रही है तो थोड़ा विदेश घुमाया जाए। एक वहां पे एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बच्ची का जन्म जो है 27 साल पुराने भ्रूण, एम्ब्रियो कहते हैं, उससे हुआ है। यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। 27 साल पहले उस एम्ब्रियो को फ्रीज कराया गया था। टेनेसी शहर है वहां का मामला है। और इसमें हम इसलिए बात करना चाहते हैं, नाम बताएंगे, टीना नाम है महिला का। लेकिन विषय हम क्या इस बहाने क्या बात करना चाहते हैं, बात ये करना चाहते हैं कि विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेजी से साइंस तरक्की कर रहा है, क्या हम उसे उतनी तेजी से अपना सकेंगे आने वाले समय में, या अभी अपना रहे हैं? और क्यों समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे मसलों पे, भ्रूण, एम्ब्रियो, बच्चे अडॉप्ट करने की विधि या सरोगेट मदर्स जो होते हैं, इन सब मसलों पे हिचकिचाता है, संकोच करता है, दूर भागता है ऐसे मसलों? तो इसमें मुझे लगता है कि नहीं, उसको उतना मिक्सअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आवश्यकता के अनुरूप रहेगा। और विज्ञान में हमेशा एक प्रवृत्ति होती है कि वो वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। तो 27 साल बाद किया है, इसमें ये अच्छी बात है कि 27 साल बाद एक भ्रूण से वो एक बच्चे को बना पाए। और विज्ञान को चाहिए भी कि वो देखे कि वो कितना इसको पीछे तक ले आ सकता है, क्योंकि आविष्कार करने के जो क्रम हैं उसमें वियर्डनेस हमेशा होता है, और उस वियर्डनेस से ही चीजें नई निकलती हैं। उनका इस्तेमाल कैसे होगा, ये हमेशा एक डिबेट का बहस होता है, का विषय रहा है, वो होना भी चाहिए। हाँ, हम किस तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन के दौर में जा रहे हैं, वो कितना उपयोगी होगा, आगे चल के किस तरह की चीजें बनाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त ऑलरेडी पूरी दुनिया में चल रही है, और वो काफी पुख्ता बहस है। ये अच्छी बात भी है वैसे कि अगर पूरे सारे पुरुष इस दुनिया के मर जाएं और सिर्फ महिलाएं रह जाएंगी, तो अगर ऐसे सुरक्षित भ्रूण रखे हुए हैं कहीं, तो वो शायद धरती पे मानव को बचा लेंगी और पुरुषों की आवश्यकता हो सकता है खत्म नहीं हो जाए, और वो दिन बड़ा सुहाना होगा एक्चुअली। पर दूसरी बात ये है कि आप देख लो, हमारे यहाँ हमारे देश में तुषार कपूर, करण जौहर, शाहरुख खान, ये सब जो बड़े नामी गिरामी लोग हैं, इसलिए उनकी बातें खबरों में आती हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चे पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू क्यों जाना, उनके करण जौहर के उत्तराधिकारी कौन होंगे, तुषार कपूर का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है कि आपको कुछ बायोलॉजिकल काम करना पड़ता है, कुछ सोशल काम करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, वो आप उनको रहने दो, बच्चे चाहिए तो बना लेंगे। और उन्होंने बहुत सुंदर अच्छे पूरे डिजाइन्ड दोनों के बच्चे हैं। एंड आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि इसमें किसी को हिचक नहीं है। हिचक जिनको होती है वो खुद के बहुत पैदा कर लेते हैं, 8, 10, 12, देख लो आप। इसमें भी आयरनी है। बिल्कुल। और बताइए, सफर समझना चाहेंगे। एक ये कमलेश सर ने जो कहा वो करण जौहर और तुषार कपूर का सफर, और जब वहां से नीचे हम लौटते हैं तो बांझ है, दूसरी शादी कर लो, ये सब क्या है? मतलब ये कभी खत्म? हाँ, तो ये इसी से खत्म होगा, मुझे लगता है कि इसी से खत्म होगा। कि अभी जो ये निर्भरता बनी हुई है ना, कि एक जो ताऊ बता रहे थे कि एक सामाजिक और ये बायोलॉजिकल जो एक सिस्टम बना हुआ है, उसके ऊपर जो निर्भरता है, वो निर्भरता जब तक बनी रहेगी तब तक ये भी बना रहेगा ना कि अरे तो ऐसी है, या ये तो ऐसा है, नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, या नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी। तो ये लड़ाइयां तो इसीलिए चल रही हैं, और इन लड़ाइयों का समाधान ही विज्ञान लेके आएगा। तो जैसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता उनकी नौकरियों में आने से, आप एक सीरीज है केबल गर्ल्स, उसको देखिए और आप देखिए कि टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस में किस तरह से महिलाएं काम करना शुरू करती हैं, और उनके काम करना शुरू करने से एज ए ऑपरेटर वहां पे स्पेन में, और वो धीरे धीरे वहीं से उनकी वो होमोसेक्सुअलिटी पे, अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट्स पे, अपनी फ्रीडम पे, इन सारी चीजों पे वहीं से वो काम करना और बात करना शुरू कर रही हैं। तो हाउ साइंस इवॉल्व्स अ सोसाइटी, ये वाला जो मामला है ना, ये इसमें
इस तरह की रिसर्च जो है वो एकदम उचित है। पर ऋतु ने जो बोला उस पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा कि जो ये मानव की प्रवृत्ति है कि वह अपनी जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाना चाहता है, ये एक जेनेटिक प्रवृत्ति भी होती है। दूसरी बात ये होती है कि एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति होती है। आपने सुना होगा कि माँ के कदमों में जन्नत होती है ना? उसमें माँ के लिए कुछ नहीं है भाई, वो लगता ऐसा है कि वो माँ के आदर के लिए बनाया गया है, पर वो एक्चुअली लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है कि तुम भी माँ बनो। समझ रहे हो? 12 पैदा करोगी तो 12 के लिए तुम जन्नत हो जाओगी, तुम्हारे कदमों में इतने जन्नत हो जाएंगे। और वो सभी धर्मों में है, स्त्रियों को इसके लिए प्रेरित करना कि वो मतलब फोटोकॉपीज निकालें। इसी में एक चीज कमलेश साहु से समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा भ्रूण और जेनेटिक वाला जो मामला है, इसमें मर्दवाद कहाँ खड़ा है? मर्दवाद इस चीज में कितनी बड़ी बाधा है? देखिए, मर्द सभी प्रजातियों में होते हैं। 4 मर्द बतिया रहे हैं, तुम मर्दवाद कह रहे हैं। मर्द सभी यही मर्दवाद है, यही मर्दवाद है। और उनका होना आवश्यक है। मजाक में, मैं चूंकि ये शो थोड़ा सा कॉमेडी है तो हम इसमें मजाक में कुछ भी बोल लेते हैं, पर मर्द और पुरुष और स्त्री और आज और भी जो जेंडर्स हैं उन सब का होना, ये सब प्रकृति का नियम है। वो प्रकृति की बदौलत है और प्रकृति के हिसाब से उनकी प्रकृति निर्धारित करती है। ठीक बात है। और एक बार मैं ऐसे एक कार्टून देख रहा था जिसमें बड़ा खूबसूरत कार्टून, थोड़ा ऐसे बताने में तो वो स्वाद आएगा नहीं, वो देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत था कि कोई एक व्यक्ति है और वो प्रकृति की गोद में है और प्रकृति को कह रहा है कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और प्रकृति जो है वो मुस्कुरा रही है मुंह इधर फेर कर, और वो मन में सोच रही है कि ये कितना अबोध है जो मेरी चिंता करेगा, मैं किस किस की और कहाँ कैसे कैसे चिंता करती हूँ वो भी तुम्हें बहुत कम पता है। बड़ा खूबसूरत कार्टून था, भेजूंगा आपको फुर्सत मिलते। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर एक और खबर कुल्हड़ की। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है 3 ताल में, और हम जमे हुए हैं, लगे हुए हैं, रायता फैला रहे हैं। और अगला रायता जो फैलेगा वो कुल्हड़ के नाम पर फैलेगा। हम में से कुछ लोग चाय भी फैला सकते हैं, लस्सी भी फैला सकते हैं। और इतनी सारी बात आज जो हो रही थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे गांव कस्बे में पहुंच गए हम। वो जो मधुमक्खी की बात की, वो जो हलवाई की बात की, वो जो खेत में हम पहुंचे। अब कुल्हड़ क्यों छोड़ दिया हमने, कुल्हड़ पर भी बात कर ही लेते हैं। एक रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, मतलब एक थे क्या, अभी हैं, लेकिन रेलवे मिनिस्टर नहीं है, अभी तो कहीं के भी मिनिस्टर नहीं है। कुल्हड़ इंट्रोड्यूस किया था, रीइंट्रोड्यूस रेलवे में, और तब से शुरू हुआ। और अब जो हालिया हैं रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने फिर से वही बात की कि हम तो साहब कुल्हड़ लेकर आएंगे। तो मुझे समझ नहीं आया, कुल्हड़ हमारी जिंदगी से चला गया था कि कुल्हड़ था, या कुल्हड़ कभी जाता है और कभी आता रहता है। तो कुल्हड़ों के शौकीन पाणिनि दा, जरा बताइए कहाँ है। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पाणिनि जी इसके जो है जरूरी आदमी है, इनके मुंह से ही हमें सुननी पड़ेगी कुल्हड़ की कहानी, क्योंकि वो राहत इंदौरी साहब कहते थे कि इन्हें कुल्हड़ ना दिखाओ, तुमको मालूम नहीं कितने घाटों में नहाते हैं बनारस वाले। तो बनारस के शौकीन आदमी तो, और कुल्हड़ जो है वो बनारस में जिया जाता है। कुछ क्षेत्र है भारत में अभी भी जहां कुल्हड़ में ही चाय लोग पीते हैं, और मतलब बहुत चीज पीते होंगे। वो उसी गजल का दूसरा शेर था कि दिन में देते हैं हिदायत के सुधर जाओ मियां, रात को आके पिला जाते हैं बनारस वाले। तो उन्होंने जो पिलाए हैं कुल्हड़ में, वहीं से बात होनी चाहिए। एक बार बाबा के साथ बनारस जाने का मौका मिला। कुल्हड़ चाय तो छोड़िए, वहां सब्जी, आलू की सब्जी पूरी के साथ कुल्हड़ में दे रहे थे। मतलब तमाम तरह की चीजें, चाट बना के कुल्हड़ में बेच रहे हैं। तमाम तरह की चीजें हैं बनारस में, कुल्हड़ में मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद की दुकान जिस कचरे में है,
बनारस में उस कटरे में एक बहुत मशहूर चाट की दुकान है, बहुत कम लोग जानते हैं, बनारस वाले जानते हैं, खास पक्का माल के लोग जो हैं, वो केसरी की चाट है, और केसरी की टमाटर की चाट निहायत मशहूर चाट है। और वो कुल्हड़ में ही मिलती है, और उसके बाद दूसरे कुल्हड़ में वो देते हैं आपको तलवा जलाऊ गुलाब जामुन। बहरहाल तो कुल्हड़ पे आते हैं। कुल्हड़ जो है, इस देश में कुल्हड़ और हुल्लड़ इसका इतिहास बहुत पुराना है। उतना ही पुराना है जितना कि राष्ट्रीय संग्रहालय में वहाँ की वीथिकाओं में रखी हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष हैं। तो आपको कुल्हड़ जैसी आकृतियां, चीजें और मिट्टी को पकाने की चीजें वहां से। तो इस बार का जो शब्द है वो वीथिका है। वीथिका इज गैलरी, जहां पे चीजों का डिस्प्ले होता है उसको वीथिका कहते हैं। और वीथिका मुझे लगा कि उसको इस बार की चर्चा का शब्द बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है, मैंने एक बार वीथिका को पूछा था कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या था, तो उसको भी पता नहीं था। जो बात वीथिका को पता नहीं होती कि वीथिका का मतलब क्या होता है, वो पाणिनि को पता होता है। पिछली बार आप लोगों की बातचीत में विवेक फंस गया था। अब वीथिका फंसी है, आज वीथिका फंसी है। स्कूल की एक घटना याद आ जाती है। एक लड़का था अमित, उससे टीचर ने पूछा कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तो उसने बोला जिसका कोई माप ना हो। तो टीचर को सुनाई दे गया जिसका कोई बाप ना हो। तो ये क्या बोल रहे हो भाई? तो बहरहाल तो वीथिका जो है, हम लोग जब उसको याद करते हैं तो देखते हैं जाकर के, तो हम देखते हैं कि बहुत सारा, और दो टेक्निक्स जो हैं इंडियन कल्चर में और आर्ट्स में, उनके रिवेंस हमको वहां से मिलते हैं प्रत्यक्षतः। एक उसमें मिट्टी को पका के बर्तन बनाने का है, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से उसकी प्रॉपर टेक्निक और ट्रिक्स हमको पता चलती हैं। और दूसरी है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से स्कल्पचर्स बनाने का, कि एक मोल्ड बनाएंगे, उसके ऊपर धातु को चढ़ा करके और तब फिर वो बनेगा। तो नटराज की जो सबसे सुंदर और सबसे महंगी और सबसे पसंद की जाने वाली मूर्तियां हैं, अभी भी जो चिदम्बरम में बन रही हैं, वहां पे एक दो सेंटर्स हैं, कांजीपुरम के पास में, वो उसी टेक्निक से बना रहे हैं जिस टेक्निक से हड़प्पन सिविलाइजेशन में काम हो रहा था। तो बहरहाल उस पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट पे फिर कभी घुसेंगे। कुल्हड़ की कहानी ये है कि भाई साहब, कुल्हड़ इस तरह से रचा बसा है कि शराब से लेकर, दही से लेकर, पूजा प्रसाद से लेकर, और जो दैनिक चाय की हट्टियों पे चुस्की का वो था, वहां तक बसा हुआ है। बनारस में हम लोग मित्र मिलकर के सब गोश्त पकाते थे अगर कभी कि आज खाया जाए, बनाया जाए, जमे, तो उसके लिए मिट्टी के सरों पे हम लोग लेके आते थे बड़े वाली कुचेरी, जो दही की मटकियां ढकने के काम आती हैं, और उनको ला करके भिगो के रख देते थे 2 घंटे पानी में, फिर निकाल के उनको रख दिया जाता था। पका हुआ गोश्त जब उसमें परोसा जाता था, मटन, तो वो फालतू पानी खींच लेता था और सौंध उस मटन को दे देता था। तो वो अलौकिक अद्वितीय हो जाता था। ताऊ के यहाँ मिट्टी के गगरों में, मटकों में गोश्त बनाने की पुरानी परंपरा है। कुल्हड़ केवल एक अकेली चीज नहीं है, कुल्हड़ के पीछे वो पूरा क्राफ्ट है जिसमें कि एक चेन थी डेली यूज की चीजों को बना करके लाने की और फिर उनको लगातार बनाते रहने की। समाज में ये क्यों फिट बैठता था? 2-3 कारण थे। एक तो ये कि इजिली बन जाती थी चीजें, मिट्टी से बनना है तो बहुत कोई अनुसंधान परिषद की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। एक बड़ी तादाद में चाहिए, जैसे जगन्नाथपुरी में अभी भी सारा खाना मिट्टी के मटकों में ही बनता है। आनंद बाजार में जो मिल रहा होता है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में भी आप देखें, बाकी उड़िया मंदिरों में तो जो भोग है वो वैसे ही पकड़ा होता है। उसके पीछे का पूरा थ्योरी ये है कि एक बड़ी पॉपुलेशन क्रिएट करेगी कि क्योंकि डिमांड, एक बहुत बड़ी डिमांड है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई बना रहता था। अभी इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो टोकनिज्म है कि नहीं हम कुल्हड़ यहां पे लाके कर देंगे, इससे कुल्हड़ का कुछ भला होने वाला नहीं। कुल्हड़ के नाम पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा सा टेराकोटा का काम करा के दिखाना चाह रहे हैं। उसका ज्यादा मतलब सौंध से है, उसका ज्यादा मतलब
इंडियन पोर्ट्रेयल से है कि हम दिखाएं कि हम बड़े भारतीय हैं। कोई अंग्रेज भी चुस्की लेगा तो कहेगा या टेराकोटा कप्स है ना। तो वो वाला जो फील है उस पे ये ले जाना चाहते हैं। कुल्हड़ शहरों के लिए एक समस्या है। कुल्हड़ का मैं बहुत पक्षधर नहीं हूं शहरी उसमें, क्योंकि कुल्हड़ को डिस्पोज करने का ऐसे तो जब पॉपुलेशन कम रही, मैदान कच्चे रहे, बाय द वे कुल्हड़ किसी मतलब का नहीं होता है। एक बार पकी हुई मिट्टी वो सैकड़ों साल तक वैसी की वैसी रह सकती है जमीन में बिना अपना रूप प्रारूप बदले हुए। तो हजारों साल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुल्हड़ तो आप प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, कुल्हड़ को रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। कुल्हड़ को रिसाइकिल करने के लिए अगर आप प्लांट बनाएंगे भी तो वो बहुत ही डस्ट पैदा करेंगे और वो बहुत ही फाइन डस्ट होगा, वो बहुत नुकसानदायक है। तो वो सीमेंट फैक्ट्री ऐसे जहरीले हो जाएंगे उन कामगारों के लिए जहां पे उनको आप क्रश करके कुछ बनाने की कोशिश करें। तो कुल्हड़ कोई एक बढ़िया इनोवेशन नहीं है। हाँ, कुल्हड़ का कोई नुकसान नहीं है, तो कुल्हड़ रिसाइकेबल नहीं है। तो अत्यधिक प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए कुल्हड़ के प्रति कि ये तो हमारे परंपरा में, और छूत अछूत मानने वाले समाज के लिए बहुत कंटेंट ऑफ कन्वीनियंस है ना। हाँ, कि घर में ला करके कुम्हार जो है एक खैंची कुल्हड़ रख गया है, 500 कुल्हड़ गिन करके, अब पसियौटे से, चमाटोले से या मोराई टोले से है ना, या कोई कुर्मी आपके यहाँ सब्जी भाजी पहुंचाता है और गर्मी में आ गया है तो महाराजिन पानी दे दा, महाराजी कुछ खाए ना या ही कुछ खियाए देती है ना। तो उसमें आप सब्जी डाल करके और आंगन में घर के बाहर दलान में रख देंगे और वो हाथ ऐसे कर लेगा करपात्री महाराज की तरह, उसके हाथ में आप जो है वो वाले करपात्री नहीं, हर कर पात्र बन जाता है तो करपात्री है। तो उसके ऊपर आप रोटी फेंक देंगे और वो उसमें बोर बोर के खा लेगा, या कुछ नहीं होगा तो शादी के बाद बची हुई चटनी आम और इमली वाली उसको कुल्हड़ में भर के दे। कुल्हड़ ने जात बिरादरी और छुआछूत को मजबूत करने में बड़ा जात को मजबूत रखने में और छूत को मजबूत रखने में कुल्हड़ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। एक राजा थे हमारे यहाँ, छोटे राजा होते थे, तो बड़े राजा कोई गए जो सोने के बर्तन में खाने वाले, तो उनके लोगों ने जाके उनको बताया, वहां के लोगों को, कि यार तुम्हारे राजा तो कुछ भी नहीं है, हमारे राजा तो रोज नए कुएं का पानी पीते हैं, नए बर्तनों में उनका खाना पकता है और नए बर्तन में ही वो खाते हैं। ठीक है, तो वहां के लोगों ने कहा कि ये तो हमारे राजा भी करते हैं, क्योंकि वो नदी में गड्ढा खोद के उसका पानी पीते थे, पत्तल में खाते थे और खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था। लेकिन तो एक स्वाद के हिसाब से, बहुत स्वाद के हिसाब से मिट्टी में कुकिंग या मिट्टी में के बर्तनों में खाना वो अद्वितीय है, उस अनुभव का कोई जवाब नहीं। मैं अपने बाल्यकाल में स्कूल के एक दो दोस्तों को जानता हूं, आज भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो वही मजाक करते हैं। वो कुल्हड़ अपने झोले में रखते थे, बैग में रखते थे और उसको फोड़ फोड़ के खाया करते थे किरची उसकी, क्योंकि वो मुंह में सौंध का, जब हम लोग गुटखा या पान खाना नहीं सीखे थे उन दिनों, वो सौंध जो है बहुत मजा देता था। कई ताजा कुल्हड़ बहुत अच्छा लगता है, पानी में भींगा नहीं हो। अगर वो सूखा हो ना तो वो अत्यधिक आनंददायक उसका स्वाद होता है। माएं बच्चों को बहुत पीटती हैं कि क्यों खा रहा है, उससे जोंक हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी उट्टी में उठा के लोग खा लेते थे। मेरी तो माँ बहुत दिन तक खाती रही, हमें छुड़ानी पड़ी कितनी मुश्किल में। उनकी आदत थी गांव से। हाँ, तो ये होता है। और कई बार आपको मिलता है, इसलिए घरों में आप आते हैं कि बच्चे दीवार खा जाते हैं और आपको लगता है कि इनको क्या हो गया है, तो लोग कहते हैं पेट में कीड़ा है, दवा दे दो। पेट में कीड़े का कोई ताल्लुक नहीं है दीवार खाने से, वो सौंध का मसला है। बच्चा दीवार से चिपक के चलने का आदी होता है, उसको महक अच्छी लगती है तो खुरच के खाने लगता है धीरे धीरे। अच्छा, और आजकल का जो ये लेटेस्ट इन्वेंशन है ना, तंदूरी चाय, इसका स्वाद तंदूर से नहीं आता, इसका स्वाद कुल्हड़ से आता है। कुल्हड़ से आता है, कुल्हड़ को गर्म कर देते हैं, सौंध बढ़ जाती है उसकी, उसमें चाय गिरा देते हैं। अच्छा, ये खाने पीने के बाद उसे जो फोड़ने का आनंद है, वो मैंने बहुत विध्वंसक तो हम लोग हमेशा से रहे ही हैं, और हम लोग चाहते हैं कि देवों के तीनों रूप को एक साथ निभा लिया जाए। तो चाय बनावा एक ब्रह्मा की तरह आदेशित कृत्य है। चाय बन गई, चाय कुल्हड़ों में छन गई, उसको पिया गया, ये विष्णु की तरह प्रजापालक अवस्था है ना। कुल्हड़ बहावा ये शैव अवस्था है कि हम अपने सबूत मिटा के आगे बढ़ना चाहते हैं। कुल्हड़ की नियति पूरी ही तब होती है जब उसे कोई ट्रेन में ऐसे पी ले चाय उसकी, और चलती ट्रेन से खिड़की के बाहर ऐसे पटरी पर फेंके और आवाज आए, तस्दीक हो कि हाँ फूटा।
बिल्कुल, कुल्हड़ को फेंकने की कई विधि हैं। कुल्हड़ को फेंकते समय हमेशा, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और तो जिस तरफ ट्रेन बढ़ रही है उसके पीछे का हिस्सा उस तरफ रखना चाहिए, यानी जो भारी वाला, जैसे आपकी बैडमिंटन की चिड़िया होती है उस तरह से। तो उससे क्या होगा कि एक कोन बन जाएगा, एक एरोनॉटिक शेप उसका बनेगा और उससे हवा उसको कट करेगी और वो सीधे गिरेगा। अगर आप उल्टा कुल्हड़ नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो वो पलटी खाएगा, छलक के चाहे 2-4 बूंदें 3-4 खिड़कियों तक जाएगी बची हुई, और तब कुल्हड़ नीचे गिरेगा। हम और आप इस बात को इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हम लोग 3rd AC 2nd AC में चलने लगे हैं। 2nd क्लास स्लीपर में चले हुए लोगों को ये विधान ज्यादा अच्छे से पता होते हैं, या जनरल कंपार्टमेंट। हाँ, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया कि कोई शो को सुन रहा हो, इतना ही नहीं, मतलब कुल्हड़ से ध्यान रखे। ट्रेन और बस से थूकते समय भी जिधर से हवा आ रही है उस तरफ अगर आप हाथ लगा लें तो पीक किसी को गीला नहीं करती है। थोड़ी देर में कोई ढूंढता हुआ चला आ रहा। हाँ, इससे बचें, क्योंकि भारतीय रेल में अक्सर ये दृश्य होते थे कि सीट नंबर 8 के पास खड़ा होकर के 2 साल का बच्चा अपनी माँ के मुंह से निकल रही सीटी की धुन पे सुसु कर रहा होता था, और 72 नंबर या 68 नंबर पे बैठा हुआ व्यक्ति सोचता रहता था कि पानी कहाँ से आवा, कौन हाथ धो रहा है। बादल तो ना ही बरसत कहाँ से। और वो 68 नंबर का आदमी अगर भी सीटी बजा रहा हो किशोर कुमार के किसी गाने पे, तो उसके लिए बहुत रिस्क था। बहुत रिस्क था। तो ये बात जो कुल्हड़ की है वो शहरों में कुल्हड़ की 3 अवस्थाएं हैं। स्वाद के मामले में कुल्हड़ A+ है, उसका प्रॉपर अप्रेजल होना चाहिए कि वो, मतलब उससे बेहतर कोई बर्तन है नहीं। अभी भी खाने के मामले में कोई भी धातु वो आनंद नहीं दे सकती है जो कुल्हड़ देता है। हाइजीन के मामले में भी वो बहुत दुरुस्त है। आर्थिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से लोग अगर उसको देखें तो बहुत उपयुक्त है। कुल्हड़ को गाली देने से पहले हमको कफ सिरप की तमाम सारी शीशियों को, प्लास्टिक में पैक होके आ रहे अमेजन के पैकेट्स को, तमाम सारे इटरीज के डिस्पोजेबल तमाम सारे बक्सों को, डिब्बों को, ये दूध की थैलियां, ये मसालों के डिब्बे, ये अनंत चीजें हैं जो कि प्लास्टिक में या बाकी तरह की चीजों में आ रही हैं। लेकिन उन सब चीजों के लिए एक साथ एक चीज उनके पक्ष में ये चली आती है कि वो रिसाइकिल हो सकती हैं, वो जहरीली हैं। ये रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं भाई साहब कुल्हड़ महोदय, लेकिन ये जहरीले नहीं है किसी भी रूप में। ये है। और इससे अगर जो शिल्पकार है जो कुल्हड़ बनाते हैं, अगर उनको रोजगार मिलता है तो मैं इसके समर्थन में हूँ। पर उसका जो फैक्ट्रीकरण हो गया ना कुल्हड़ का, कुल्हड़ अब कुछ फैक्ट्रियों में बनती है, उस कुल्हड़ में बाय द वे सौंध भी नहीं होती, क्योंकि उसमें सौंध है और ना फिनिश है। हाँ, उसकी चिकना लेयर आ जाता है उसके ऊपर, वो लगता है कि वो कुल्हड़ 600 रुपए का मिल रहा है दुकानों में, मॉल में 2 कुल्हड़ 600 रुपए का। तो कुल्हड़ वही ठीक है जो जिसमें कि पानी सोख ले, सौंध उसी में होती है। जो पानी ना सोखे वो कुल्हड़ नहीं है। कला का जो पूरा वर्गीकरण है, ये लंबी चल गई चर्चा, लेकिन ये बहुत जरूरी पक्ष है जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट का स्टूडेंट रहा, कला इतिहास का, तो वहां पे हम लोग इस चीज की प्रायः चर्चा करते थे। बड़े स्कॉलर्स ने इसके ऊपर पर्चे लिखे हैं। आर्ट को 2 तरह से बांट के देखा जाता है, एक फोक आर्ट होती है और एक कोर्ट आर्ट होती है। कोर्ट आर्ट उपयोग के लिए नहीं होती है, आनंद के लिए होती है, सुख के लिए होती है। आनंद के लिए तो खैर हो ही नहीं सकती है, सुख के लिए होती है। तो वो हमेशा अपनी अपरिमेयता के लिए जाना जाता है। बड़ा सा स्तूप, बहुत बड़ा राजप्रासाद, एक ऊंची सी मीनार, ताजमहल, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये केवल आपके वैभव को प्रतिपादित करते हैं। इससे ठीक इधर फोक आर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो केवल देखने के लिए हो। कुल्हड़ या सरपत से बिन के बनाए गई देवरी, अरहरी के कांटे का डलवा, बांस की पैनी की खैंची, है ना, जितनी भी चीजें हैं, लड़िया मिट्टी की बनी हुई जो हमारे आपके घरों में आजकल शोभायमान होती है कि दिस इज टेराकोटा आर्टिफैक्ट, है ना, वो जो है वो उससे बच्चे उसमें रस्सी बांध के खेलते हैं। खन्ना पखन्ना खेलने वाले छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं। देवी देवता भी उपयोग में आते हैं। तो जितना भी जो फोक आर्ट है वो हमेशा रेलेवेंस के साथ में बना और सस्टेन किया है, और इसीलिए वो सस्टेन करता है।
तो मुगल आर्ट बनाने वाले लोग आज कहीं नहीं हैं, लेकिन कुल्हड़ बनाने वाले लोग 5000 साल से इसी धरती पे विराजमान हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो कुल्हड़ बना रहे हैं। तो आर्ट को जब देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसे भी देखिए कि उपयोगिता जब तक बनी रहेगी तब तक चीजें बनी रहेंगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि कुल्हड़ को ट्रेन में लगा के कुल्हड़ बचा रहे हैं, वो उसी गलत फहमी में है जो स्केच में गलत फहमी में वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं प्रगति तुझे बचाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात कुल्हड़ इस ठीक कुल्हड़ हाँ की बात बताइए हो ही रुद्राक्ष रही जी। है। कुल्हड़ की बात हो ही रही है तो किचन से जुड़ा एक और सामान है, याद आ गया, उसका भी जिक्र कर देते हैं। पता नहीं हमारे सुनने वालों में से कितनों को पता। गांव की रसोई में सीका होता था जिसपे हम लोग दूध या दही रख दिया करते थे बिल्ली वगैरह से बचने के लिए। वो भी खत्म हो रहा है, खत्म हो ही छीका। गया है एक तरीके से। हाँ, हम लोग के यहाँ छीका था। छीके की जगह अब पहले दरवाजे वाले फ्रिज नहीं थे भैया, वही वाला तो बिल्ली के भाग से हाँ जो छींका टूट जाता है। हाँ हाँ, तो अरदान का बनता था, मटकियों को वहां पे विन्यासित करके रखता था, और छीका जो है बिल्ली और बच्चे दोनों से घर की चीजों को बचाता था। मैंने सुना भगवान कृष्ण भी बहुत छींके के चक्कर में पिटे। हाँ, बहुत सारे कृष्ण पिटे हैं। हर घर में कृष्ण पैदा होते हैं इस देश में, और वो सारे के सारे कृष्ण जो है जहां जहां छीका रहा है उसके लिए कभी ना कभी लतियाए जितियाए गए हैं बेचारे। बढ़िया कुछ हाँ, हम लोग उसमें भी घर बहुत पिटे हैं। उसमें हाँ। जो है आखिर में घर के लड़के जाते जाते जब छीका जा रहा था तो घर के लड़के जो इलीगल पिस्तल विस्तल होती थी वो भी रखते थे। ये छींके की यात्रा है। हाँ, छीके का ये इस्तेमाल रहा है पैसा छुपाने के लिए। घर में 2-3 छीके हैं, उसमें एक मटकी में पैसा छुपा के आप रख दें तो सारे बक्सों की तलाशी लेकर के आदमी दुधाओं तो दही तो चुराने आएगा नहीं, तो छीका उस तरह से छुपाने की भी एक जगह रहा है। क्योंकि राशन में छुपाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है कि मध्यम वर्गीय महिलाएं भी चीनी के डिब्बों में, चाय की पत्ती के डिब्बों में नोट को गठिया करके डाल दिया करती थी। लेकिन छीके पे एक सूखी मटकी में पैसा डाल दीजिए या कट्टा डाल दीजिए, चक्कू डाल दीजिए, कोई और छुपाने वाली अराजक चीज है जो आप छुपाना चाहते हैं तो उसको वहां छुपा दीजिए, तो घर में तलाशी में वो नहीं मिलेगी, छीके पे किसी का ध्यान जाएगा नहीं। और बच्चों से दूर रहता था, बच्चों से हथियार को दूर रखना बहुत आवश्यक होता था, इतना ख्याल रखते थे पहले लोग। मेरा सर एक बार फूटा है क्योंकि हमारे पिताजी बहुत ही शानदार शाही टोस्ट बनाते थे। वो दिल्ली ऐसा हैजाकारक शाही टोस्ट नहीं होता था। दिल्ली वालों को बाय द वे पता नहीं कि शाही टोस्ट किसे कहते हैं, शाही टुकड़ा किसे कहते हैं। ये धेले भर की तमीज नहीं है इन्हें। जो लोग मेरी बात सुन के दुखी हो रहे हैं, घर आइए कभी कोरोना के बाद, मैं शाही टोस्ट बना के खिला दूंगा आपको। बहरहाल, तो वो छीके पे शाही टोस्ट रखे हुए थे क्योंकि गुलाब जामुन और रसगुल्ले, काला जाम जिसे कहते हैं, वो आते थे पहले मटकियों में, है ना। ये जो डिब्बे में रख के बेचने लग गए हैं, ये बहुत नई परंपरा है। चाशनी में डूब डूब के उतरा रहे गुलाब जामुन हमने खाए। चाशनी डिब्बे वाले नहीं खाए का रसगुल्ला। हाँ, तो बिल्कुल, तो उसके जो चाशनी बचती थी उसमें बहुत शानदार शाही टोस्ट बनते थे, घी में तले हुए कुरकुरे, और उनको वो छीके में ही रख करके मैच्योर करने के लिए केसर और इलायची पाउडर के साथ 24 घंटे के लिए रखा जाता था। तो मैंने उसमें एक बार हाथ मारने की गलती की और मटकी को पकड़ करके पहले अरदान हाथ में आई और फिर लगा कि नहीं, वाकई माताजी इसी तरफ आ रही हैं, तो फिर अरदान छुट्टी और कुर्सी का कोना खोपड़ी में लगा और खून बह गया। ओहो। हाँ, शाही टोस्ट फिर भी नहीं मिला, मार फिर भी खानी पड़ी। आप भगवान कृष्ण हो गए तत्काल। अच्छा, तो एक खबर और है, उसके बारे में बात भी जरूरी है। हम सुना करते थे अवार्ड वापसी गैंग के बारे में, और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी तो चल ही रहा है, बातचीत भी चल रही है, उसमें कुछ अवार्ड्स वापस होने लगे हैं। तो ताऊ, अवार्ड वापसी गैंग की वापसी हो गई है, और जैसे कुल्हड़ की वापसी के प्रयास हो रहे हैं कि नैसर्गिक है, बाकी दुख है उन लोगों को जो अवार्ड वापस कर रहे हैं? नहीं, इनमें जो लोग हैं वो वापस कर रहे हैं। मैं जिनको अवार्ड किसी काम के लिए, किसी योग्यता के लिए, किसी अद्भुत अचीवमेंट के लिए मिली होगी, वो अगर वापस कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो, सिद्धांतों के लिए खड़े हुए, इन किसानों के साथ वो आंदोलन में शामिल हुए, अपने घर से ही रहकर उन्होंने अपना विरोध जताया। खुशवंत सिंह ने अवार्ड वापस किया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि पिछले मतलब 1 दशक में अवार्ड वापस किए हैं। पर जब प्रकाश सिंह बादल करते हैं ना तो फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है
कि उनको अवार्ड वापस नहीं करना चाहिए, उन्होंने जो अर्जित किया है वो वापस करना चाहिए। तो बहुत कुछ उन्होंने अर्जित कर लिया है राजनीति में रहते हुए, और उनको अवार्ड राजनीति के लिए मिला था, वो भी उनके साथ मतलब सहयोगी दलों द्वारा दिया गया था। उसको वापस करने से, ढींडसा साहब वापस कर दे, बादल जी वापस कर दे, तो वो एक राजनीतिक विरोध है। राजनीतिज्ञों से हम आशा करते हैं कि वो विरोध करें। क्या हो रहा है, इस किसान आंदोलन ने, बाय द वे, इन्हीं बिल के, जब ये बिल बन रहे थे तो बादल परिवार का एक सदस्य कैबिनेट में था, लेकिन जब बिल का विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, वो बाहर चले गए एनडीए से। ये सब करने के बाद भी उन्होंने देखा कि किसान आंदोलन का फायदा वो नहीं उठा पा रहे। किसानों ने किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को अपने आंदोलन में शामिल होने को खुले तौर पे उनको इजाजत नहीं दी है। तो किसी भी तरह अपने आप को उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। इस अवार्ड में कुछ नहीं होता, बाय द वे, एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक शॉल होता है और कुछ पैसे होते हैं। ये वापस किससे किया जाता है? हाँ, वो पता नहीं, भारत सरकार को उन्होंने लिखा होगा कि हम ये वापस कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये अवार्ड उन लोगों के अर्जित अवार्ड नहीं है। वो कोई कलाकार नहीं, वो कोई वैज्ञानिक नहीं, वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। चूंकि किसान आंदोलन में किसान उनको जगह नहीं दे रहे भाषण देने की, और उनको किसानों के साथ दिखना है, तो ये बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में है वो, कि वो कैसे साबित करे कि वो किसानों के साथ है। तो उन्होंने ये नया, मैं इसको शगुफा बोलता हूँ, शुगल बोलता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजनीति के लिए मिला था, राजनीति के लिए दे दिया। हाँ बिल्कुल, जहां से आया तो था और राजनीति में प्रतीकों का बड़ा रिलेवेंस होता है। तो जो ताऊ कह रहे हैं कि बिल्कुल जिनको किसानों ने अपनी लड़ाई का नेता या हिस्सा कुछ भी नहीं बनाया, उन लोगों ने अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए अवार्ड वापस कर दिया। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक पैतरा है, एक प्रतीक है। आप देखिए कि इसकी खासी चर्चा हुई, तुरंत वो फोकस में आ गए। लेकिन अवार्ड वापसी जो है ना, वो एक प्रतीकात्मक है भी। पूरी अवार्ड वापस करना क्या है, आप प्रतीकात्मक रूप से ही कह रहे होते हैं। मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि मैंने पहली बार अवार्ड वापसी जैसी कोई चीज अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी हिस्ट्री की, कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था और उसके बाद एक दौर चला जिसमें सब लोगों ने अपनी पदवियां वापस की, अवार्ड्स वापस किए। उसके बाद मैंने अभी पिछले 10-15 साल में देखा है। क्या बीच में भी हो रहा था? क्या हम तो थे नहीं तब। नहीं, बीच में भी होता रहा, लेकिन इतने उग्र तरीके से हम मतलब या उसका इतना बज़ जैसा देखने को नहीं मिला। उसका बज़ तब बना जब हमने ये देखा कि इसके इर्द गिर्द एक शब्द क्वाइन किया गया, अवार्ड वापसी गैंग। तो तब उसको ये लगा कि ये एक व्यक्तिगत स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं है प्रतीकात्मक, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत, वैचारिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। दो तरह के लोगों को अवार्ड वापस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक तो उनको जिनको अवार्ड बिना मतलब मिल गया है, जिसके पीछे का बहुत स्पष्ट तर्क नहीं है। कौन मानेगा मुझे बिना मतलब मिला ऐसे करके? ऐसा लोगों को किसी भी समय सम्राट अशोक की तरह अच्छा, everyone gets a culling moment in their life। तो वो कलिंग की राजकुमारी चेतना में कब आ जाए किसी के, तो उनको अपने अवार्ड वापस करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पद्म पुरस्कार या कई और तरह के पुरस्कार इसलिए दिए गए क्योंकि वो अनुकूलित थे उसके लिए, है ना, उसके लिए पात्र नहीं थे। कितना बढ़िया शब्द खोजा आपने, है ना, यूज किया करेंगे आगे। हाँ, तो उसके पात्र नहीं थे। जो पात्र हैं उनको अवार्ड नहीं देना चाहिए। उनको अवार्ड, जो दूसरी कैटेगरी है, कि वापस करना चाहिए, तब करना चाहिए जब उनको वाकई लगता है कि उनकी इस वापसी से दरअसल सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक स्तर पे कहीं कोई असर पड़ेगा। क्योंकि एक साहित्यकार के लिए अपना अवार्ड वापस करना, जो कि वास्तविक अर्थों में साहित्य सृजन में जिसकी भूमिका रही हो, और एक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अवार्ड वापस कर देना जिसका कि जिसको केवल इसलिए मिल गया क्योंकि वो समर्थ था, मतलब वो पात्र इसलिए पाया गया क्योंकि उसकी क्षमताएं थी, राजनीतिक रूप से वो निर्णय इस तरह से पारितोषित पाने के लिए
वो बने हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि, और ये बहस बार बार होती है कि भाई राजीव गांधी को भारत रत्न पहले क्यों मिला और बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न बाद में क्यों मिला। तो वो जो बहस है ना, उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी को जल्दी मिल गया है और सरकार ये गलती कर बैठी है, तो वो व्यक्ति या उसके परिवार के लोग उसको सही कर दें कि भाई भाई देखो, ऐसा है कि हमसे पहले भी ध्यानचंद भी बचे हुए हैं, उनको दे दो, ये हमारा वाला ले लो, अगर तांबा खत्म है तो यही वाला दे देना, इसमें नाम वाम चेंज करा लेना। तो इस तरह से एक तो स्वतः स्फूर्त होना चाहिए, दूसरा यह है कि प्रतीकात्मक रूप से देना चाहिए। और किसान अगर जाकर के लड़ाई कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई इस वक्त चल रही है और किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकाश सिंह बादल बिल्कुल इस अवसर को भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखना है। तो जो ताऊ ने कहा ना कि ये राजनीति के लिए से मिला हुआ अवार्ड था और राजनीति के लिए उन्होंने इसको वापस कर दिया। हाँ, 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को भारत का नेल्सन मंडेला कहा था, उससे प्रभावित तो नहीं हो गए बादल जी? हाँ, वो उन्होंने कई लोगों को बहुत कुछ कहा है, लेकिन 5 साल बाद प्रभावित हुए। सीरियस हो गए। वही कलिंग मोमेंट है उनका। ये वाली बात हो सकती है। अब यहाँ तो लेकिन जो ताऊ ने कहा उसका उल्टी बात है, वो कह रहे हैं राजनीति के लिए किया, आप कह रहे हैं नहीं ये कलिंग मूवमेंट था, उनको शायद लगा हो अब दे देना चाहिए, यूं ही। लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनका कलिंग मूवमेंट है। अच्छा। लेकिन मैं ताऊ की जो उसमें जो ताऊ ने एक लाइन कही, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि राजनीति से मिला था और राजनीति के लिए दे दिया। और बादल जो है ना, वो घुमड़ते रहे हैं पंजाब के ऊपर। उन्होंने कभी बहुत बार उन्होंने सूरज को ढका हुआ 5 साल तक, पंजाब को रोशनी नहीं मिली। उसके जिम्मेदार वो भी हैं। किसानों की जो हालत है अभी, किसान तो आंदोलन तो अभी फार्म लॉज के खिलाफ कर रहे हैं। इसके ठीक पहले फार्म लॉज आने के ठीक पहले तक किसान इस बात के लिए बहुत दुखी थे और अब आंदोलनरत थे लगातार कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पूरे देश में तरह तरह की नीतियां बन रही हैं, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। प्रकाश सिंह बादल तो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए किसानों का उपयोग राजनीति के अलावा किस चीज में किया है? याद रखिए कि वो उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जिस राज्य को नहरों का नेटवर्क सबसे पहले मिला, पंजाब। वो ऐसे नहीं आई थी, हरित क्रांति ऐसे नहीं आई थी। आपको पानी मिल रहा है, आप जहरीला कर रहे हो, आपने उनके इन सब के, सिर्फ प्रकाश सिंह बादल के नहीं, उनके परिवार के नहीं, इन सभी राजनीतिक लोगों की नजर के सामने वो राज्य कैंसर स्टेट में बदल गया। उसका कारण यही था कि भूमि का दोहन, क्योंकि पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, बिजली पे तरह तरह की सब्सिडी होगी, कर्ज माफ होंगे। आपने हरित क्रांति तो ले आए, लेकिन हरित क्रांति के बाद जिस तरह से आपने पंजाब की भूमि जो धान के लिए बनी ही नहीं है, वो तो एरिड रीजन था बाय द वे, वो गेहूं उपजा सकते थे आप उसमें, पर आपने उसमें 2-2 बार धान उपजाना शुरू कर दिया। आपने कपास की खेती की और फिर जिस तरह का जहर उन्होंने वहां की जमीन में बोया है, उसका परिणाम यह है कि एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर एक्सप्रेस है। उस ट्रेन को लोग कैंसर एक्सप्रेस बुलाते हैं क्योंकि वो बठिंडा से कैंसर अस्पताल तक जाती है, और बठिंडा शहर और उसके आसपास का पूरा इलाका रहने लायक नहीं रह गया है। वो किसने किया? आपके जवान बच्चे ड्रग्स की शिकार में आ गए। आप उड़ता पंजाब फिल्म को कितनी भी गाली दे लो कि वो बदनाम कर रहा है पंजाब को, पर हकीकत तो आपके आंखों के सामने है ना। आपका युवा जो कनाडा नहीं जा पाता है, वो नशे में पड़ जाता है क्योंकि आपने भूमि का दोहन बहुत उल्टे तरीके से किया। और दूसरी बात, कानून जो बनाए जाते हैं वो किसानों की मदद के लिए बनाए जाने चाहिए, और इस कानून में जो भी खामियां हैं जिससे कि किसानों के मन में संदेह है कि यह उनके हितों के खिलाफ है, उनको हटाने के लिए, उन खामियों को निरस्त करने के लिए जो भी प्रयास किसान आंदोलन के लोग, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक लोग, समाज के, सिविल सोसाइटी के लोग जो भी करना चाहें किसानों की मदद, वो करें। पर किसानों को जो लॉलीपॉप दूसरे लोग देते रहे हैं, वो भी लॉलीपॉप ही रहा है और वो जहरीला ही रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिकों को मैं मानता नहीं वो किसानों के हितैषी हैं। वो किसानों की राजनीति भले करते हैं, और प्रकाश सिंह बादल तो किसान और धर्म दोनों की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, मैं भी इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो ताऊ कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से देखता हूँ इस पूरी लड़ाई को कि
किसानों के लिए कानून, सरकार ने नए 3 कानून बनाए और उसको लेकर के भी ये सारी बातचीत हो रही है कि उसको वापस लिया जाए। किसानों की स्थिति पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, हम सब जानते हैं। 1857 का गदर भी किसानों की लड़ाई ही थी, वहीं से ये, और वहां से अभी तक पूरा सिलसिला है। कोई दशक ऐसा नहीं है भारतीय इतिहास का जहां पे किसानों ने संघर्ष नहीं किया है सत्ता से, आजादी के पहले और आजादी के बाद, आज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि किसानों की जो मांग है, मान लीजिए ये तीनों कानून नहीं आते तब भी हालत बेहतर नहीं थी, ये तीनों कानून आ गए हैं तब भी बेहतर नहीं रहेंगी। मेरा इसमें एक ही पॉइंट है, मेरा इसमें एक ही तर्क है कि क्या किसी भी लोकतंत्र में सत्ता को इतना हठी होने की संभावना होनी चाहिए कि अगर लोग कहें कि कानून वापस लो तो वो मना कर दे कि नहीं लेंगे। हमेशा तुम्हारी ही क्यों चलेगी जबकि तुम हमारे चलाए बनाए हुए हो। तुमने हमारे लिए बनाया, हमने कहा हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो। मैं इसे पावर बैलेंस की लड़ाई के तौर पे देखता हूं, और ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में लोक शक्तिशाली कभी कभी तो बने रहें, प्रतीकात्मक रूप से ही बने रहें, लेकिन बने रहें। तो सत्ता प्रतिष्ठानों को अगर इस बार झुकना पड़े या कभी किसी और मौके पे भी झुकना पड़े, किसान सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इस बहस में जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हर चीज की फसल खराब है। पंजाब में संगीत की फसल खराब है, पंजाब में आर्ट की फसल खराब हुई, पंजाब में साहित्य की फसल सड़ गई। पंजाब जो इन सारी चीजों में रिच था, उस आज पूरे देश में जो सबसे बुरी तरीके का संगीत बज रहा है वो सब पंजाब का दिया हुआ है। आज बॉलीवुड में जो सारे गलत ट्रेंड हैं सिनेमा मेकिंग के, और वो फॉलो होते जा रहे हैं, उनकी शुरुआत पंजाब से हुई। आज पूरा का पूरा ये जो नशे का कारोबार है उसमें भी हमारा जेनेसिस जो है वो पंजाब का है। और पंजाब ही वो प्रांत है जो 1857 से लगभग 2 दशक पहले विद्रोह अकेले दम पे कर चुका था। 1857 में तो देश विद्रोह करता है, पंजाब उसके 2 दशक पहले विद्रोह कर चुका था। तो पंजाब इस मामले में हमेशा से लीजेंड एंड लीडिंग स्टेट रहा है, अभी भी वो लीजेंड एंड लीडिंग स्टेट वाली भूमिका में है। लेकिन सरकारों ने भी क्या किया? अगर किसान ने जहर दे दिया, फर्टिलाइजर पैदा कर दिया, किसानों ने नहरों का दोहन किया, किसानों ने फसलों का दोहन, किसानों ने नहीं किया, सरकार ने करवाया। तो ये जो हुआ है, जो सत्यानाश हुआ है, तो उसमें ये सब शामिल है। बाय द वे, केवल प्रकाश सिंह बादल ही नहीं, योगेंद्र यादव की भी बेचैनी उसी से निकली हुई है कि कैसे वो यहाँ पे स्वीकारोक्ति पालें। तमाम सारे और जन संगठनों के लोग भी अपना अपना वजीफा इस 15 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की रेल में खोज रहे हैं कि उनको भी कोई वापस से नाम ले ले, उनका भी इंटरव्यू कहीं चल जाए, कोई समाचार माध्यम अपनी टीवी की 6वें बक्से में उनको शाम को बैठा ले और उनसे अंग्रेजी में 2 सवाल पूछे, सो व्हाट यू थिंक अबाउट द फार्मर प्रोटेस्ट, है ना। तो ये जो बहुत थिएट्रिकल मूवमेंट होते हैं, अपना हिस्सा खोज। दिल्ली वो शहर है जो बड़े बड़े आंदोलनों और बड़ी बड़ी लड़ाइयों को चुग लेता है, और इसके चुगने वालों में झोले से लेके चश्मे तक और मर्सिडीज से लेकर के बैसाखियों तक, व्हील चेयर्स तक, दवा के पैकेट से लेकर के लंगर खानों तक बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोग अपनी छवियां, दुकानें इसमें सजा चमका लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल भी उसी तरह की एक कोशिश करते नजर आए हमें। ढींढसा साहब, उनको राजनीति के लिए ही अवार्ड मिला था और उन्होंने उसे राजनीति में ही रिटर्न कर दिया है। उस अवार्ड तुझको अर्पण, काल आगे मेरा। हाँ, तो ये तो वहीं से है। बाय द वे, लोगों को अवार्ड की रकम किसको कौन कौन वापस करता है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। अवार्ड वापसी के नियमावली जो है उसमें पैसा वापस होकर के कैसे जाएगा, कैसे उसकी वसूली होगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये वापस करना चाहिए। ये सब प्रैक्टिसेस नहीं जो बाद आओ सागर तो हाउ हु ही सही जैसी हैं, जिसको फैज साहब कहते हैं कि थोड़ा बहुत शोरगुल प्रतीकात्मक रूप से बने रहना चाहिए। लोकतंत्र में प्रतीकात्मक तरीके से ही लड़ना चाहिए, स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, लोगों को पकड़ करके मार पीट करके खत्म नहीं कर देना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने आज सुबह मुझे खबर मिली कि कल लखनऊ में एक शादी में सारे रिश्तेदार, अतिथि, मेहमान सब खाना खा के चले गए और उसके बाद में लड़के लड़की की शादी राज्य सरकार ने, राज्य पुलिस ने हिंदू महासभा के कहने पर रोक दी, क्योंकि लड़का और लड़की अलग अलग धर्मों के थे। तो ये बहुत तकलीफ, ये बहुत अजीब था। और मियां बीवी राजी, पंडित काजी भी राजी।
तो इसके हाँ, और पुलिस नहीं राजी। वो दोनों एक मानक स्थापित कर रहे थे कि हम दोनों धर्मों की विधियों का पालन करते हुए शादी करेंगे। तो वो तो लोकतांत्रिकरण करना चाह रहे हैं, आइडियलिज्म में जा रहे हैं, गांधीयन हैंगओवर जैसा प्रतीत हो सकता है कुछ लोगों को। मुझे भी होता है कई बार, मुझे लगता है शादी करना है तो कुछ भी करने की क्या जरूरत है, शादी कर लो, मतलब शादी हो गई तो बहुत करो, कोर्ट में लिखवा लो, लीगल राइट्स वगैरह बहुत जरूरी चीज होती है, नहीं तो महिला को तुम्हारे बाद में लोग नोच के खा जाएंगे जैसा समाज है, तो लीगली रजिस्टर कर लो। लेकिन भाई साहब ये तो आपको कैसे पता है कि वो लव जिहाद हो रहा है? तो इस तरह की नाटक शुरू हो गई। हम सुना करते थे कि सबसे अच्छी सरकार वो है जो अपने लोगों की जिंदगी में सबसे कम नाक घुसेड़े। और यहाँ तो शादी से लेकर और बेडरूम तक ये हाल तंबू तान रखा है सरकार ने। मोदी जी का बाय द वे मंत्र यही था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मंत्र तो उनका यही था, पर मंत्र के साथ क्या होता है कि मंत्र जो है आप बचपन से पूजा में देखते रहे कि मंत्र सिर्फ पढ़ा जाता है। प्रेमचंद की कहानी मतलब उसका किसी को पता नहीं होता, रट्टा होता है। प्रेमचंद की कहानी है मंत्र, और ये उसी तरह की कहानी है। प्रेमचंद अपनी कहानी में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो झाड़ फूक करता है, बुजुर्ग है, उसके बच्चे को कोई बीमारी है, वो एक डॉक्टर चड्ढा है, उनके घर उस बच्चे को लेके जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपनी रंगीनियों में उस बच्चे को देखने से मना कर देते हैं, वो बच्चा मर जाता है। उसके कई साल बाद वो बुढ़ा एक रात अपनी झोपड़ी में सो रहा है और उसको खबर मिलता है कि शादी या कोई बड़ा पर्व उनके डॉक्टर चड्ढा के घर पे हो रहा है, जो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, और उनके बेटे को सांप ने काट लिया है, वो बचेगा नहीं और इकलौता है। और वो आदमी कहता है कि अच्छा हुआ, नेचुरल जस्टिस है। फिर वो सो नहीं पाता है, बेचैन होता है, उठता है, सड़क पे चलता है, कहता है मैं जाऊंगा नहीं, पास चल के तो देखता हूं। तो वो वहां पे मतलब खुश भी होना चाहता है उसको देख करके डॉक्टर चड्ढा की तकलीफ को, लेकिन अंततः वो बुढ़ा डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को जाके बचा देता है। तो लोग इस देश में सरकारें बनाते रहते हैं, सरकारें ये कहती 12 नजर आती हैं कि वो लोगों की जिंदगी में घुसेंगी नहीं, लेकिन वो जिंदगियों में, उनकी चॉइसेस में, उनके खाने की थैली, उनके बेडरूम, उनके आसनों तक में घुस गई है। और ये बहुत बुरी स्थिति है। और ये वो सरकारें कर रही हैं जो कहती हैं पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, इलाज करना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, रेल चलाना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, एयरलाइंस चलाना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। अरे भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी इसी बातों की है, तुमको टैक्स दिया ही इसलिए गया था, तुम नौकर हो ही हमारे इसलिए ताकि तुम हमारी सेवा करो। किसी ने बड़ा एक लाइन में सरल भाषा में समझाया था कि सरकार क्या है, तो कहा कि आपके टैक्स के पैसे का जो सही से मैनेजमेंट करे, बस वही सरकार है। नहीं, जिसका सर हमेशा कार में रहे वो तो सदैव से है, सदैव सर्वदा से है। सरकार वो है जो कि हर आदमी को अपना एक मालिक होने की इच्छा होती है। मानव जो है वो मूल रूप से गुलाम बनने की तमन्ना रहती है उसके जीवन भर। तो एक डेमोक्रेटिक तरीका हमको दिया गया कि तुम अपना मालिक खुद चुन लो, फिर वो डंडे मारे, टाइम पे खाना ना दे, हमसे बहुत काम करवाए और हमारी मजूरी का 33% हिस्सा अपने पास रख ले, ये जो है इसी के लिए हम चुनते हैं। और फिर मैं लोकतंत्र में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं चुनाव में वोट नहीं देता हूँ, तो मुझे इस बात का रहता है कि मैं आप लोगों को कम से कम इतना गरिया तो सकूं कि भाई किसको चुना यार आपने। मेरी भी यही धारणा है वैसे कि पत्रकारों को तो वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन आज इस पर बात नहीं करेंगे। आज बात थोड़ी देर में जो हम करने वाले कहानी पर ही करेंगे। अभी कहानी मंत्र सुनाई, एक कहानी और आई है क्राउन नेटफ्लिक्स पर, लेकिन मंत्र के बारे में एक लाइन बता दूं फिर आएंगे क्राउन पे। मंत्र हमारे पाठ्यक्रम में हाई स्कूल में हुआ करती थी, यूपी बोर्ड में, पता नहीं अब है कि नहीं है, मुझे नए सिरे से आपके बाद मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जो भी लोग प्रेमचंद को नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है कि हाँ प्रेमचंद ने ये गोदान उदान लिखा था और कभी पढ़ेंगे, उनको मैं बता दूं कि प्रेमचंद्र की मंत्र कहानी हाई स्कूल में 9वें दर्जे में हमने पढ़ी थी, मेरे ख्याल से 3रा या 4था चैप्टर था गद्य संकलन का। वो ही मंत्र है जहां से व्यक्ति प्रेमचंद के लिए मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो मंत्र छोटी सी कहानी है, पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की बड़ी पुस्तकों उपन्यासों को पढ़ने का साहस मिलेगा। मंत्र ट्राई कीजिए। बिल्कुल। ऋतुराज आ जाइए भाई, बिज़ार न्यूज लेकर आ जाइए, एक और नगीना निकालिए। सरकार की बात हुई, सरकार पॉलिटिक्स से, राजनीति से है, तो राजनीति के बारे में एक लाइन है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ सॉल्यूशन। एक इसको थोड़ा रिफ्रेज किया गया है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ सॉल्यूशन।
तो राजनीति हल खोज ही लेती है, अंत में तो यही होता है, और फिर हम उस पे तालियां भी बजाते हैं कि देखिए देखिए सॉल्यूशन निकल गया। और पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स सॉल्यूशन निकालती है और प्रॉब्लम पैदा करने के बाद। मैं नहीं कहने वाला था, खुद निकाल, खुद ही प्रॉब्लम, खुद ही सॉल्यूशन, और पता नहीं सॉल्यूशन होता भी है नहीं, बस हमें लगता है दूर से अच्छा ही इसका सॉल्यूशन है शायद निकाल। राजनीति अपने आप को बहुत चालाक समझती है। जानवर भी है एक, लोमड़ी सबसे चालाक जानवर अपने आप को कहा जाता है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो और अपने व्यवहार, अपने मौके के हिसाब से अपने व्यवहार को बदल लेती है। राजनीति की व्याख्या में जो सबसे कंट्राडिक्टरी पार्ट है, बचपन में मैं प्राय हम लोग ये आपस में दोस्तों में बात करते थे कि पॉलिटिक्स तो गुरु आर्ट है, इसको पॉलिटिकल साइंस का है कहते हैं, पढ़ाते भी साइंस बता के है साला, ये आर्ट है ना इसका साला। और ये जो कंट्राडिक्शन है। फिर बाद में हमने सूफी संगीत सुनना शुरू किया जब मैं कॉलेज में आ गया, और वहां से मैं कई लाइनें दिमाग में रुक जाती हैं। तो मैं सुनता रहता था कि आप ही भट्टी, आप ही मदकर, आप ही होत कलाला, है ना, आप ही पीवे, आप पिलावे, आप फिरे मतवाला, सबकी गोदी आप ही खेले बनकर मधुकल मोहन लाला, रूप बदला तो क्या पहचान गई ना, तेरी हर एक अदा को मैं जान गई ना। मुझे लगता है कि ईश्वर के लिए नहीं, राजनीति के लिए लिखा गया बंद है। हाँ, मैं राजनीति विज्ञान का छात्र रहा, तो ये देखिए पहले कर बैठे। पहला जो पाठ है वो इसी पर समर्पित है कि कला के मैं भी कला विज्ञान। चलिए साहब, बिजार न्यूज बताइए ऋतुराज जी, क्या तो है? बस बिजार पे ही थे कि जानवरों में, राजनीति की तरह जानवरों में सबसे चालाक है लोमड़ी। महाराष्ट्र की घटना है, वहां पे एक पिंजरा लगाया गया था तेंदुए को पकड़ने के लिए, तो उसमें आके एक लोमड़ी फंस गई। तो जैसे ही लोग उस पिंजरे के आसपास इकट्ठा हुए तो लोमड़ी ने मरने का नाटक कर लिया। वो छटपटाना बंद, बिल्कुल सो गए, जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे होते थे और मम्मी घुसती थी तो कंबल कैसे तान देते थे कि हम तो सोए हुए हैं। तो उसने मरने का नाटक कर लिया, और जैसे ही लोग वहां से गए, लोमड़ी फट से निकल के भाग गई। विषय यहाँ पे क्या बात करना चाहते हैं कि जानवरों की चालाकी पे हम लोग यहाँ बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जब इंसान जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, जब वो मात खा जाता है तो उसे कैसा लगता है? ताऊ, मैं तो सोचता था कि ये पंचतंत्र का आविष्कार है कि लोमड़ी चालाक होती है और सियार जो है लोमड़ी के पीछे रहता है और शेर बहादुर होता है। ये जो हमारे पकड़ में नहीं आता हम उसको चालाक, सचमुच होता है वैसे है। लोमड़ी होशियार होती है, कौवा बहुत होशियार होता है। और तो सबके ब्रेन साइज पे डिपेंड करता है, मनुष्य के ब्रेन का साइज बढ़ता गया। जो पकड़ में ना आए वो चालाक है, कुकुर गाय चालाक नहीं है, लोमड़ी सियार चालाक है, पालतू नहीं बन पाए। इंसान से चालाक तो कोई नहीं है। तो जो अपने को गुरु ना कहे ना, उसको कहते हैं अरे वो बड़े तेज हैं, अपने आप लगाते हैं। तो लोमड़ी सियार जो है ना, लकड़ बग्घा भेड़िया, ये सब उसमें मारे गए, ये वहां से चालाक घोषित हो गए। मुझे लगता है पंचतंत्र वगैरह ने भी इसमें, उन्होंने भी परसेप्शन बिल्डिंग में मदद की होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये लोग परसेप्शन बना होगा बहुत हजारों साल में, पंचतंत्र वगैरह ने इसको लपक लिया है पिघले हुए सोने की तरह और अपनी कहानियों में ढाल लिया है। ये तो पंचतंत्र बहुत बाद की चीज है, ये परसेप्शंस बड़े पुराने हैं। लोमड़ी का चालाक होना शायद आवश्यकता भी होगी, क्योंकि जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो मांसाहारी जीव हैं उसमें सबसे कमजोर है वो। जंगल में हंट करके खाना, जहाँ पे शेर भी है, बाघ भी है, चीता भी है, बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों के बीच में रहते हुए पर मांसाहारी होना और शिकार करना, उसके लिए तेज तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक्सटिंक्ट हो जाती है अब तक। और ऋतुराज, तुमको चाहिए कि वैसे बन न जाओ, लेकिन कालीन भैया के पापा की तरह तुम्हारा डिस्कवरी चैनल देखा करो। तुमको समझ में आएगा कि कई जीव ऐसे हैं, और उनमें से कैनाइन जो है वो खास तौर पे ऐसे हैं जिनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो इस तरह का ड्रामा करते हैं। लेकिन उनके अलावा भी कई जीव हैं। ये खरगोश में एक आदत होती है नाटक करने की कि वो मर गया है और फिर वो भागता है। सुग्गे में ये आदत होती है, तोते में, कि वो मरने का ड्रामा करता है और वो भाग जाता है। हिरन, चीतल, ये सारे के सारे जानवर, इन सब में ये आदत होती है कि नितिन मन मन मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि बाबा काफी डिस्कवरी देखते हैं। प्रेमचंद भी पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रेमचंद भी पढ़ते हैं। तो ऐसे कई जीव हैं जिनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये सेल्फ डिफेंस का एक तरीका है। और इसका जो कारण बताया जाता है, वो जो ताऊ ने बताया है, वो एकदम क्लियर कारण वही है
वैज्ञानिक रूप से स्थापित कि ऐसे जीव जो बहुत स्ट्रांग नहीं है लड़ पाने के लिए, वो स्वांग को भी अपने डिफेंस में, अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्वांग चरित्र वहां से आता है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार बादल याद आ रहे हैं। अंग्रेजी में ऐसे प्लेइंग पॉसम कहते हैं। हाँ। पॉसम जो है बहुत छोटा सा जीव होता है और वो भी यही करता है। अगर आप लोगों ने वो आइस एज देखी होगी तो बाय द वे पौधों में भी एक छुई मुई का, हाँ, छुई मुई पौधों में एक छुई मुई का पौधा होता है, वो भी ऐसे ड्रामा करता है कि छू लो तो एकदम तुरंत जो है वो लुरिया जाती है। हाँ। छुई मुई का लिटरली मतलब यही होता है छूने पे मर जाना। वो मुई हो जाती है छुई अगर तो। छुई और फिर मुई। तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। तो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है क्राउन, जो आ तो पहली गई थी लेकिन उसका चौथा सीजन आया, उस पर बहुत चर्चा है। थोड़ा सा वक्त बचा है, उसको समर्पित करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। और बात कर रहे थे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज क्राउन की। और क्राउन में दिखाया क्या गया है विंडसर्स को, यानी वो राजघराना, वो राज परिवार जो ब्रिटेन को चलाता है। इतने दौर गुजरे, इतने दशक गुजरे और न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन ब्रिटेन का जो शाही परिवार है उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा। तो क्राउन क्या है? क्राउन दरअसल जो हालिया महारानी है उनकी कहानी कहता है। लेकिन अब जो चौथा सीजन आया है उसमें डायना की कहानी है। तो हमने तो देख लिया। बाबा आप बताइए कैसा लगा? नेटफ्लिक्स मेरा मैं उसको जैसे ताऊ आजकल ऑडियो बुक्स में है और ई बुक्स में है, उसी तरह से मैं वीडियो बुक्स में हूँ। और मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स एक कमाल की वीडियो बुक है, वीडियो लाइब्रेरी है, और उसमें बहुत सारी किताबें हैं। और मैं अपनी टीम में कुछ 50 एक सीरीज़ की सूची बना करके दे चुका हूँ लोगों को कि जब जब समय मिले, 1 साल 2 साल जितना भी समय लगे, जब भी देखने की इच्छा हो तो कुछ मीनिंगफुल देखने। और उनके साथ टिप्पणियां भी हैं कि ये क्राइम पे है या इसमें ये अच्छा दिखाया गया है या ये ऐसे है। उस सूची में क्राउन सबसे ऊपर लिखा था मैंने, और क्राउन के 4 सीजन में देख चुका हूँ। जितनी सत्यजीत रे से मैं बहुत प्रभावित रहा फिल्मांकन में, क्योंकि वो चरित्रों के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुनते थे कि लगता था कि ये कैरेक्टर निभा नहीं रहा, ये दरअसल है। पाथेर पांचाली में जो दादी है दुर्गा और अपू की, वो दादी अविस्मरणीय है। जो मास्टर है बच्चों को पीटने वाली डंडी से पीठ खोदने वाला और उसको आटे की तसलिया में गाड़ के रखने वाला, वो लगता है कि ये वही मास्टर है, ये बनाया नहीं गया है कोई, ये हूबहू वही है। ये एक कमाल की खूबसूरती थी उनके चयन के मामले में। और उनके चयन की पराकाष्ठा को आप इस तरह से देखिए कि जलसा घर बनाते हुए सत्यजीत रे ने कोई नायिका उनको समझ नहीं आई जो कि बेगम अख्तर को उतार पाए, तो उन्होंने बेगम अख्तर को ही बैठा दिया फ्रेम में, और वो फिल्म में है। तो बेगम अख्तर को अगर गाते हुए देखना है आपको, तो आप जलसा घर भी देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म है सत्यजीत रे की। अब मैं उस फिल्म से बहुत प्रभावित हूँ, मैं उसको कई जगह कोट करता रहा हूँ। तो उस तरह की ईमानदारी क्राउन में निभाई गई है। रानी की असली तस्वीरों और रानी के चरित्र को निभा रही बाल्यकाल से लेके और अभी उसकी प्रौढ़ावस्था तक की जो चरित्र है उनको आप देखिए। आप चर्चिल को देखते हैं क्राउन में तो आपको लगता है कि ये असली वाला चर्चिल आ गया है। आप थेचर को देखते हैं तो आपको लगता है कि असली वाला थेचर आ गया है। आप प्रिंस चार्ल्स और फिलिप को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये रियल आ गए हैं। डायना एकदम लगभग करीब है, क्योंकि एकदम डायना खोज पाना शायद इतना संभव नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जितनी रिसर्च की है, जिस कैरेक्टर को वो डायना बना के लेके आए हैं, वो एकदम क्लोज टू डायना है। तो रियलिस्टिक
बनाने की कोशिश में उन्होंने बहुत सारी चीजें डाली हैं। और इस बार जो है ज्यादातर मार्gaरेट थैचर और डायना के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पिछली बार थोड़ा सा चार्ल्स और माउंटबेटन और वो सब थे, और इस बार माउंटबेटन नहीं रहे। बिल्कुल, हाँ, तो माउंटबेटन इस बार चले गए। लेकिन एक चीज और भी आप देखिए कि सत्ता और समय में, क्योंकि अब जब आप देख रहे हैं क्राउन को, तो क्राउन में जो परिघटना चल रही है वो 82, 86, 88 की है। और उस समय में रानी का रिलेवेंस कम होता गया है। एग्जैक्टली। डायना का प्रभाव बढ़ता गया है। अच्छा, रानी में यहाँ बता दूं, ओलिविया कोलमैन है और डायना जो है एमा कॉरिन है, और मतलब लगती है मुझे तो हूबहू वैसी, शक्ल सूरत तो वैसी ही उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि 80s और उसके बाद से राज परिवार का सत्ता में दखल और सारी चीजें लगातार कम होती गई। थेचर ने जिस तरह से इनको ठेंगा दिखा दिया था एक समय पे, और जिस तरह से कॉमनवेल्थ टूटने लगा था, उसके बाद राज परिवार ने कहा था कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, उसको बचा के रखो, अतिशय उंगली करने का मतलब नहीं है, क्योंकि द न्यू वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। और राज परिवार को ये अच्छे से पता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा राजप्रासाद और राज परिवार जो जार का था रूस में, जब वो नहीं बचा, वो खत्म हो गया, और बड़े बड़े बहुत सारे राजा महाराजा, इनके भाई भतीजे थे वो। तो हाँ, तो ये कैसे बचेंगे? तो इन्होंने, इसमें तारीफ ये होनी चाहिए कि ब्रिटेन के राज परिवार ने कैसे अपने आप को बचाए रखा है। ये एक कमाल की चीज है, गॉड सेव द क्वीन गाना गा गा करके। और अभी भी कहा जाता है कि भाई आप रानी को नहीं गरिया सकते हैं सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ब्रिटेन में झंडे को जला सकते हैं और बाकी का खिलवाड़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीजें आ रही है। एक सीरीज है द विंडसर्स करके है, और जितना मुझे याद आ रहा है उस पर बहुत सेटायर है, और उसमें तो धज्जियां उड़ा दी राज परिवार की। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज परिवार की कई जगहों पे जब भी आप लोगों की दृष्टि से देखेंगे तो राज परिवार की धज्जियां उड़ाने का 1000 कारण आपको मिलेंगे। ये सीरीज राज परिवार की दृष्टि से देखी जा रही है, ये एक अच्छी चीज है। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के साथ न्याय होता है, क्योंकि व्यक्ति जब आम जन की स्थिति में होता है तो वो राज परिवार में केवल बुराइयां देखता है, और जब वो राज परिवार की दृष्टि से देखता है तो वो केवल अच्छाइयां देखता है। इसमें उस बैलेंस को निभाने की कोशिश की गई है। जैसे डायना के ऊपर एक और डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स पे ही, डायना। हाँ, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे आत्मशलाका की इंतहा पसंद अवस्था तक डायना जो है आत्ममुग्धावस्था की पराकाष्ठा तक थी, और वो बड़ी से बड़ी इवेंट, चाहे वो प्रधानमंत्री से संबंधित हो, प्रिंस चार्ल्स से संबंधित हो, क्वीन से संबंधित हो, उसको अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, अपने बयानों से, अपने क्रियाकलापों से हाईजैक करके और उसको वॉश आउट कर देती थी। हाँ, डायना में वही डलीमा रहा हमेशा जो कि फिलिप में रहा, और उसको इसमें बहुत अच्छे से निभाया गया है। एग्जैक्टली। आई एम ऑल्सो आउटसाइड। पिछली सीरीज में जो फिलिप है, बिल्कुल, हाँ, पिछली सीरीज में जो फिलिप है, वो जो महत्व चाहते हैं, वो जो पत्नी से 2 कदम पीछे चलते हैं। और एक एपिसोड बहुत खूबसूरत है जिसमें वो शायद ईश्वर और प्रकृति और अस्तित्व की खोज में निकलते हैं, और यहाँ डायना डिलेमा में। लेकिन एक सीन है इस सीरीज का, उसका जिक्र करना चाहूंगा, बड़ा प्यारा है। ये वो ब्रिटेन है जहां पर बेरोजगारी है, ये वो ब्रिटेन है जहां मार्gaरेट थैचर मंदी से लड़ रही हैं, ये वो ब्रिटेन है जहां महारानी चाहती हैं कि ब्रिटेन जल्दी से जल्दी इस स्थिति से बाहर आ जाए। तो इसमें ये हुआ है कि एक आदमी जो कि जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, और उसका बच्चा भी उसकी पत्नी के ही पास है, और जिसके पास नौकरी नहीं है, और थोड़ा सा दिमाग से भी इधर उधर हो गया है इन सब परिस्थितियों से, हाँ, तो चुपके से महल में घुसता है और सीधा रानी को तलाशता है, नहीं मिलती, वाइन पीता है, शोर मचने पर भाग जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करता है, फिर महल में घुसता है और अपने आप को रानी के कमरे में पाता है भोरे भोरे, और रानी उठती हैं, उस अपने पाए तले पाती हैं बिस्तर पर बैठा हुआ, और फिर उनका जो वार्तालाप है वो उन्हें बताता है बड़े कैजुअल ढंग से कि मैं आपको बताने आया हूँ बाहर क्या चल रहा है, आपको असली लोग नहीं मिलते हैं, ये लोग आपको सही खबर नहीं देते हैं। वो जो प्रजा का संवाद है अपनी राजा या रानी से, आज के समय में हमारे यहाँ कोई लोक कल्याण मार्ग पे ऐसा करने की हिमाकत करे तो उसको गौतम नवलखा के साथ जेल में डाल दिया जाएगा।
लेकिन वहां पे वो रिहा हो जाता है। तो कमाल की सीरीज है और मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। इसके ऊपर बहस बिल्कुल हो रही है कि डायना को वही नहीं दिखाया है जो डायना थी, लेकिन डायना क्या थी इसके ऊपर अंतिम वक्तव्य कोई दे नहीं सकता है। ताऊ से लेंगे, लेकिन बताइए डायना क्या थी, क्योंकि उस दौरान भी आप सब लोग तो कवरेज कर रहे थे, हम तो छोटे छोटे थे। डायना को बस आप लोगों एक की सवाल कवरेज इसी में और है कि इसका भी जिक्र कर दीजिएगा कि कैसे ब्रिटेन ने दुनिया से राजशाही छीन कर लोकतंत्र दे दिया और खुद के यहाँ बचाए रखा। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात थी। उन्होंने यही वो मैं धर्म वाले एपिसोड में कह रहा था कि आप धर्म को छोड़ दो और जो उसके जो वो रिचुअल्स हैं उसको रख लो। तो वही वैसा ही ब्रिटेन ने किया है। उन्होंने राजशाही को हटा दिया, परिवार को रख लिया, क्योंकि उससे उनका गाना बच जाता है, गॉड सेव द क्वीन, और राष्ट्रगान नहीं बदलना पड़ रहा। हाँ, और वो उनको मतलब प्यार से, इज्जत आदर से देखते हैं, पर उनका मजाक उड़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कार्टून बना सकते हैं, चलता है उनके यहाँ। हमारे यहाँ वो सब बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ कार्टून बनाना ही कठिन है। लेकिन मैंने क्राउन नहीं देखी है, मैं पहले तो ये बता दूं, कन्फेशन कर दूं, मैंने क्राउन देखी नहीं। पहले सीजन से लोगों ने रेकमेंड किया है, बाबा ने मुझे कई बार कहा है कि आप इसको देखो, बहुत ऑथेंटिक है, और हिस्ट्री पढ़ने का एक तरह से एक अलग नजरिया है कि आप उसको देखें, और बहुत सारी चीजें आपको, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद भी आएंगी और बहुत सारी चीजों के बारे में नई बातें जान पाओगे। तो मैंने, पर चूंकि ये सीरीज देखने में थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि वो वक्त लेती है और एक कमिटमेंट जैसा मामला हो जाता है। अगर आपने 2 देख लिए तो फिर लगता है देखना ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ सीरीज से दूर रहूं, पर मैं क्राउन का एक एपिसोड देखूंगा जिसकी चर्चा आप लोगों ने अभी की, क्योंकि उस वक्त तक मैं होश में था। मुझे याद है कि ये इसकी चर्चा बहुत हुई थी कि एक आम आदमी एक बार नहीं 2 बार क्वीन के चैम्बर तक पहुंच गया था और वहां पे टहल कर आ गया था वापस। वही फेगन, वो एक एपिसोड है इस सीजन में जिसको मैं देखना चाहूंगा, और सिर्फ इसी के लिए एक बिल्कुल प्रजा का एक रानी के साथ बातचीत करना, उसमें वो सत्य घटना है वैसे, तो मैं वो देखना चाहूंगा। मैं ये जानता हूं कि चर्चिल को सही तरीके से ब्रिटेन के लोग नहीं दिखा पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे लिए चर्चिल बहुत ही दुर्दांत और निहायत ही घटिया और क्रूर आदमी रहा था, गांधी निंदक। हाँ, और वो चरित्र कभी उनका बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनकी फिल्में उनके वो अपने कल्चरल लेवल पे देखते हैं। डायना एक ऐसा चरित्र है जो कि ब्रिटेन के इतिहास में शायद नहीं हुआ हो, हाल के इतिहास में, क्योंकि वो राज परिवार में होते हुए भी राज परिवार की नहीं थी। उन्होंने इनफैक्ट एक फेमिनिज्म का जो सिंबल होना चाहिए ना, वो थी वो। उन्होंने अपनी आमदनी का एक जरिया बना लिया था, बाय द वे। वो खुद पैसे कमा सकने वाली स्थिति में थी, इन लोगों की तरह वो नहीं होती थी। दूसरी बात यह है कि वो बहुत एक मिस्ट्री ही रहेंगी। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही, जो बात मैं नोट कर चुका हूं, कि डायना पर आखिरी वक्तव्य अभी तक नहीं आया। डायना क्या थी वो अभी तक नहीं सुलझा है। डायना खुद भी कभी बता नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि हम डायना के ना उनके प्रेम संबंधों और उनके बिल्कुल उन्मुक्त जीवन और उनकी जो एक तरह से हठधर्मी भी थी वो, जो डिस्गस्ट उनके अंदर राज परिवार के लिए था, राज परिवार में होते हुए उसको निभाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे राज परिवार की इमेज को बहुत धक्का लगा। अगर आप फ्रॉम दी रॉयल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, और उनकी जो सास थी, उनके जो पति थे, उनसे उनका नहीं बनना, वो सब पता नहीं कितना दिखाया है, नहीं दिखाया है, वो मैं जानता नहीं हूँ। बहुत गहराई से दिखाया है, क्योंकि वो एक जूस है जो सबसे ज्यादा बिकता है और बिका है पिछले 4 दशकों में। तो उसको उन्होंने बहुत ईमानदारी से निभाया है। मेरी उत्सुकता है कि मैं उसको देखूं, पर मैं ये जानता हूँ ये उत्सुकता कहाँ से आ रही है। ये उत्सुकता किसी ऊंचे थॉट से नहीं आ रही। ये उत्सुकता सिर्फ वो एक जो टैबलॉइड जर्नलिज्म होती है ना, तो वो फ्रॉम द टैबलॉइड एंगल आ रही है, और मैं उस उत्सुकता को शायद नहीं निभाऊंगा, और मैं फेगन वाला एपिसोड जरूर देखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसलिए देखना चाहिए, या किसी को भी
क्राउन की ये चौथे उसको सीजन को इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि ये जो टेबलॉइड उत्सुकता है वो होते हुए भी नहीं है, मतलब वो फुल फ्लेजेड न्यूज़पेपर जैसा कंटेंट है उस मामले में। वो जितना इस कंट्राडिक्शन को दिखाता है उतने ही खूबसूरती से प्रिंस चार्ल्स और डायना दोनों के की जो करुण कथा है उसको ये सीरीज बहुत ईमानदारी से बरतती है, और इसलिए मुझे लगा कि दिस इज अ सोबर एंड प्लीजेंट वे टू टेल द स्टोरी। और जो रिफ्लेक्शन है ना, मैं अभी हैरी में देखता हूं, प्रिंस हैरी में मैं डायना को देखता हूं, बिल्कुल, और विलियम में मैं चार्ल्स को देखता हूं। उसने जो है राजधर्म निभाया, इसने अपनी माँ का धर्म निभाया कि माँ। अच्छा, ये शुरू से मतलब शुरू से मुझे लगता है कि इस सीजन को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि प्रिंस चार्ल्स के बारे में के जीवन की जो सबसे त्रासद कथा है वो ये है कि वो प्रेम और विवाह के बीच सामंजस्य नहीं बना सके, वो एक जगह पे नहीं आ सकी दोनों चीजें एक साथ। विवाह चलता रहा और प्रेम चलता रहा, और प्रेम के चलते रहने के पीछे विवाह की दुश्वारियां थी और प्रेम की दुश्वारियों का असर विवाह पे था। ये दोनों चीजें प्रिंस चार्ल्स की जिंदगी की कहानी है और इसको इसमें बहुत ईमानदारी से पोर्ट्रे किया गया, तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है। इसमें बस एक चीज जोड़ रहा था, दूसरा डायना के बारे में है, मैं खत्म करता हूं बस इसको। और डायना के बारे में भी यही है कि वो एक इनसाइडर और आउटसाइडर का कोर्टिजन और नॉन कोर्टिजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक महिला से निकल करके अपने वजूद को बना पाने की, राज परिवार में एक ऐसे बैकग्राउंड से आई जहां पे वो 3 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी, वहां से आई हुई लड़की को अपने आप को राजशाही सांचे में सामंजस्य बैठा के रखना भी और अपना वजूद भी कायम करना, ये दोनों तरह की दुश्वारियां जो उसके जीवन की रही, तो वो कभी भी मतलब राज परिवार की हो के भी राज परिवार की नहीं हो पाई, और इस कंट्राडिक्शन में उनकी पूरी जिंदगी चली। वो हम उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे कि डायना सही है, सिंपैथी है, या डायना गलत है, वो ओवर एग्जेजरेटेड हैं, ओवर प्रमोटेड हैं, ओवर हाइप्ड हैं। ये सारे परसेप्शंस जो डायना के बारे में हैं वो जिस एक असमंजस की वजह से हैं, वो असमंजस मुझे इस सीजन में दिखाया गया मिलता है, और इसलिए भी मैं कहता हूं कि इस असमंजस को देखिए, नतीजे पे मत जाइए, क्योंकि नतीजा कभी भी कोई नहीं निकाल पाएगा। डायना खुद भी नहीं बता पाएंगी कि वो क्या थी। ठीक बात है, उसे डिकोड वो खुद को करती रही। बस एक चीज जोड़ दूं और उसके बाद बिज़ार न्यूज की तरफ बढ़ेंगे कि जो आप कह रहे थे कि एक व्यक्ति जो है राज परिवार की परंपरा निभाता है, एक उन्हें तोड़ने का काम करता है। तो एलिजाबेथ के ताऊ जो थे उन्होंने उसे तोड़ा, पिता निभा रहे थे, एलिजाबेथ निभाती हैं, उनकी बहन मार्गरेट तोड़ती है, और एलिजाबेथ के जो फिर बच्चे हैं वो भी वैसा ही कुछ करते दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो भी एक परंपरा है जिसको बच्चे निभाते आ रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ। इसमें मेंशनेबल है वो ये है कि राज परिवार के कुछ लोग मनोरोगी हैं और उनका एक अज्ञात जगह पे इलाज चल रहा है, और वो कैसे रहते हैं, उनके चेहरे कैसे हैं या उनके व्यवहार कैसे हैं, और वो क्यों राज परिवार में एक्सेप्टेड नहीं है और हिस्सा नहीं है, इसको भी एक एपिसोड दिखाता है। तो रोचक है, बहुत दिलचस्प। बिल्कुल जी ऋतुराज जी, बिज़ार न्यूज के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर। 3 लोग इतिहास के छात्र रहे हैं तो डायना और क्राउन पे ही चर्चा होगी। अगर थोड़ा आपको मसालेदार कुछ देखना है तो 1-2 सीरीज के नाम मैं भी बता देता हूँ जो जिसमें मसाला बहुत है। एक हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर्स नेटफ्लिक्स पे भी आता है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। किलिंग ईव एक सीरीज है, 2 ही सीजन है, लेकिन इतना फास्ट है ना कि अगर एक बार आप उसे देखना शुरू करेंगे तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। बहुत तेज निकलता है वो टीवी सीरीज। तो वो अपने आप में बर्तानिया इतिहास में एक अकेली प्रतिबंधित की गई फिल्म लाइफ ऑफ ब्रायन, यही है ना नाम सर? टाउ ने मुझे उसके बारे में बताया था। हाँ, नेटफ्लिक्स पर है, डला है अभी भी नेटफ्लिक्स पर है। देख डालिए इसके पहले कि नेटफ्लिक्स से भी हट जाए। ओहो, ठीक है। अंत में अब बस अंत आ गया है, 2-4 मिनट का वक्त है हमारे पास। मध्य प्रदेश की एक घटना है, बैतूल जगह है, वहां पे ना मोक्षधाम है, वहां पे पौधों की सिंचाई के लिए कुछ पाइप खरीद कर लाई गई थी, वॉल था वहां पे, लोगों ने चंदा देकर खरीदा था। एक चोर आया और उसे चुरा ले गया।
लोगों ने पुलिस में शिकायत की, कुछ मिला नहीं, तो लोगों ने एक तरीका अपनाया, एक पाती, एक चिट्ठी चोरों के नाम लिखी और उसमें लिखा गया कि भाई जो भी आप ले गए हो उसे चुपचाप पहुंचाओ, हमारे पास पहुंचा दो, क्योंकि एक दिन तुम्हें यहीं आना है। उन्होंने ये तरीका ढूंढा। चर्चा क्या करना चाहते हैं इस बहाने कि चोर की आस्तिकता और नास्तिकता पर बात करना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं। चोर, डकैत, करप्ट लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों का आस्था से कनेक्शन जो होता है उस पर बात करना चाहेंगे और ताऊ से शुरू करेंगे। आस्तिक होते हैं वो क्योंकि उनको ये पता होता है कि पकड़े नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। जो कानून में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, उनको ये पता होता है कि मैं चोरी करना गलत काम है और मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे इसकी सजा मिलेगी। जो आस्तिक होते हैं वो जानते हैं चोरी करना गलत काम है, पर भगवान की दया से मैं बच जाऊंगा, बाकी पकड़े जाएंगे। तो आस्तिक तो अवश्य होंगे। और ये जो ट्रिक निकाला है बैतूल वालों ने, ये काम कर सकता है, क्योंकि आखिर में उसको ये पता है कहीं कहाँ जाना है। जो नास्तिक होते हैं उनको पता है आखिर में कहीं नहीं जाना। तो आस्तिकता पर पूरा भरोसा है बैतूल वालों का अपने चोरों में। हाँ, आस्तिकता मेरी पूरी आस्था है एक्चुअली। वो जरूर से जरूर आस्तिक लोग होंगे। हाँ बाबा, क्या कहते हैं बताइए। हाँ, बैतूल के केवल नाम ही बैतूल है, बाकी हर चीज को तूल दे देते हैं बैतूल वाले। अननेसेसरी। लेकिन मुझे लगता है कि जो ताऊ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और आस्तिकता की बहस तुमने इस चोर के माध्यम से उठा दी है। आस्तिक होना एक किस्म की चोरी है। चोरी विज्ञान से, चोरी प्रकृति से, चोरी खुद से। क्योंकि आप अवलंब खोजते हैं। अवलंब समझते हैं? सहारा, बैसाखी। तो कि जब आपसे लौका पैदा ना हो रहा हो तो आप कहते हैं कि हे प्रभु, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, तुलसी बाबा ने बताया है। तो फिर यज्ञ से पुत्र पैदा होते हैं, तो आस्तिक होना पड़ता है। तो हर कमजोरी और चोरी का एक इलाज ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। तो आस्तिक होना ही एक किस्म की चोरी है। और इसलिए चोरी का आस्तिक होने से एक बहुत लंबा जुड़ाव है। माखन चोर ऐसे ही आस्था के मंदिरों का देव नहीं बन गया। ये और चोरी से बाली का वध करने वाला, चोरी से रावण की नाभि में तीर मारने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन गया। ये कहानियां बहुत दारुण हैं। चोरी और आस्था का अंतर संबंध अलौकिक है। ठीक उसी तरह से जैसे नमक के बिना सब्जी बेस्वाद है या मीठे के बिना खीर, उसी तरह से आस्था बगैर चोरी के चलती नहीं है। और चोरी और आस्था दोनों में आनंद बहुत है। मुझे आप लोगों की बात, क्योंकि दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। चोरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आस्था भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे आप लोगों की बात से ना वो बड़े जो डकैत होते हैं वो, वही मैं कहने वाला था। हिंदी फिल्मों का डाकू याद आ गया मुझे इन सब की बात, 70-80 के दशक का। वो भक्त जरूर होता था किसी काली का या दुर्गा का, मतलब पर अगर वैसा जीवन जीते हैं तो आपको सहारे की आवश्यकता होती है। वो गिल्ट में भी रहता है। आप भाग्य से जिंदा रहते हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इतने गलत काम करते हो तो आपको भक्त तो होना ही पड़ेगा, माफी चाहिए होती है उनको, क्योंकि वो इंसान है ना, पता होता है। तीसरी बात उसमें ये होती है कि कोई पे किसी और पे विश्वास नहीं होता उनको विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे होता है, क्योंकि वो उनको पता है उन्होंने कईयों को धोखे दिए हैं, कईयों को मारा है और उनकी मृत्यु एक दिन उसी से होने वाली। और शहद में चोरी करने वाले लोग मंदिरों के सबसे बड़े दानदाता होते हैं। तो आस्था जो है वो चोरी को छुपाने के लिए कंबल जैसा काम करती है। बहुत आप बुरे से बुरे कृत्य करके अपने आप को धार्मिक बना लेते हैं, अपना चोला बदल लेते हैं, आप अपनी भाव भंगिमाएं बदल लेते हैं। आप प्रायः पाएंगे कि शहर के सबसे ज्यादा करप्ट लोग, उनका ताल्लुक जो है बड़ी धर्म सभाओं से, सत्संग मंडलियों से, रामलीला कमेटियों से, भरत विलाप कमेटियों से होता है। वो ठाकुर द्वारों की प्रबंधक समिति में होते हैं। वहां पे चंदे की चोरी हो रही होती है, लेकिन फिर उस चोरी के बाद में बाहर इलायची दाने का प्रसाद बंटता है, सब अच्छा हो जाता है, हलवा बनता है और सब अच्छा हो जाता है। जिसके पास कुछ देने को नहीं है और चोरी करने को नहीं है, जिसके पास भय नहीं है, वो आस्था की तरफ नहीं जाता है। आस्था भय से जुड़ा है और चोरी भय देती है।
तो ये आस्था और चोरी का अंतर संबंध मैंने बताया कि ये स्वादानुसार है। ये चोर डकैत जो हैं वो अपना वारिस जो है वो अपना जो संपत्ति जिसको सौंपेंगे, क्या वो भरोसा करेंगे कि वो फ्रीज किया हुआ एम्ब्रियो के थ्रू अपना वारिस जो है वो। ये एक बात और याद रखना कि जो साधु संत होते हैं जिनको ईश्वर से जिनका कनेक्शन हो जाता है ना, जिनका कनेक्शन हो जाता है ईश्वर से, जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी होती है और फिर वो दूसरों को मिलवाने का प्रबंध भी कर रहे होते हैं, वैसे ही बाबा के पास धन होता है। जो ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए थे वो भिक्षा मांग के खाते थे और वो बस घूमते रहते थे सत्य की खोज में। उनके पास कुछ भी नहीं होता था, कोई आश्रम भी नहीं, क्योंकि आश्रम का हो जाना ही प्राप्ति का हो जाना है और ईश्वर को मिल जाने का है। तो वो जितने भी जो जिनके पास दोनों चीजें हैं ना, वो सीकर नहीं है, वो ढूंढ नहीं रहे किसी को, सत्य को। उनको पता चल गया कि सत्य एक ही है, वो रोकड़ा है, रोकड़ा एवं सत्य। और इस बिजार न्यूज में एक ही बिजार चीज है कि आप चोरों को सिंगल आउट कर रहे हैं, डकैतों को सिंगल आउट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चोर पहचानिए, और चोर हर घर से दरवाजे खोल के निकलते हैं। कुछ चोर हैं जो खिड़कियों से दाखिल होते हैं। वाह, बस इसी पंक्ति के साथ मैं इस बार के 3 ताल का समापन करूंगा। और ये पंक्तियां ऐसी हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं, और ये आपका होमवर्क है। सोचिए क्या क्या इसके भावार्थ निकलते हैं, क्या क्या इसके निहितार्थ निकलते हैं। और हर सोमवार हम पाए जाते हैं 3 ताल के नए अंक के साथ एप्पल पॉडकास्ट, कास्ट बॉक्स, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, ओवरकास्ट, पॉकेट कास्ट, दर्जनों पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। और साथ ही साथ आज तक रेडियो की हमारी वेबसाइट है, उसमें ऊपर एक छोटा सा आइकन है रेडियो का, उसे छू भर देंगे तो फिर वहां पर भी हम प्रकट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य के साथ सुनने का। उम्मीद है बातचीत पसंद आई होगी। radio@aajtak.com हमारा पता है, वहां पर अपने रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेस भेज सकते हैं, एकदम मुफ्त है भेजना। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो हम हैं ही, ईश्वर की तरह हर जगह हैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां पर भी जो है अपने अपने रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेस, राय, मशवरे, तारीफ, आलोचना, निंदा, जो चाहे भर भर। बिल्कुल, शब्द के लिए कहा जाता है, शब्द की परिभाषा में ये मेरी आदत है क्लोजिंग में हमेशा टोक देने की। आज भी टोक रहा हूँ, लेकिन नहीं टोकता तो लगता कि बहुत छुच्छा चला गया, आज लोग इंटरेस्टेड नहीं थे क्या। शब्द के लिए कहा जाता है कि वो ब्रह्म है और वो हमेशा सर्वव्यापी रहता है। इंसान के पास उन फ्रिक्वेंसियों को सुन पाने की क्षमता नहीं है, वरना गांधी के मुंह से कहे गए शब्द अभी भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में तैर रहे होंगे। तो आज तक रेडियो भी ब्रह्म अवस्था वाला ही है, ब्रह्मानंदम जगत शयनम। सब जगह आप जब सुनना चाहेंगे आप सुन पाएंगे। तो जिंदगी की धुन गुनगुनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हो भाई। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।